ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जारी रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर का डर अभी भी आतंकियों में कायम है। 26 हमारी बेटियों का सिंदूर मिटा गया था और भारत की सब बेटियों से मैं भारत का राजदूत हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ कि हम आपके सिंदूर को बचा नहीं पाए। नाम जो दिया गया ऑपरेशन सिंदूर, ये प्रधानमंत्री ने दिया था। उनको मैंने देखा था सर, उनको बहुत दुख भी था और गुस्सा था। फिर उन्होंने अंग्रेजी में कहा था, Today, from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. और फिर हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। हमने उनके आतंकी ठिकानों को ठोका। जंग होती है तो नुकसान दोनों तरफ। लोग पूछते हैं, लेकिन सर उसके 10 खो गए, मेरे 5 खो गए, उसके 20 खो गए, मेरे 10 खो गए, इसमें इसका कोई मतलब नहीं हो। पता लगा कि वो नूर खान एयरबेस में उनके चीनी बाप जो है, नाजायज बाप, वो बैठ के उनको बता रहे थे सैटेलाइट के जरिए। उन्होंने एक दिल्ली की तरफ मिसाइल भी फेंकी, वो सिरसा हरियाणा में हमने उसको नष्ट कर दिया। नहीं तो दिल्ली तक पहुंच जाती। अगर वो पहुंचती और दिल्ली को नुकसान होता तो जिहादिस्तान हमेशा के लिए खत्म होता। हमारे नेवी वाले थोड़े नाखुश थे कि देखिए साहब, आपके एयरफोर्स ने तो मिसाइलें फेंक दी, आपकी फौज ने भी जवाबी कार्रवाई की जब वो लोग हमारी फौज के बीएसएफ और आर्मी के उस पे हमला कर रहे थे, लेकिन नेवी को आपने मौका नहीं दिया। तो पीएम साहब ने कहते हैं हंस के कहा, आपका भी टाइम आएगा, आप इंतजार करिए। अमेरिका की दोस्ती वो टॉलरेट करता है जिहादिस्तान को, इसको ट्रांजैक्शनल कहते हैं। मेरा उल्लू सीधा हो जाएगा, मैं तेरे को बूट मार के बाहर निकालूंगा। ईरान और अमेरिका के बीच ये बड़े को जी हमने भारत को हरा दिया। और टाइगर मैं कहां से इन्वॉल्व हूँ भाई? अगर आप स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को खुला देते हैं, चाहे शैतान खुलवाए, चाहे शैतान का बेटा आप लोग खुद खुलवाएं, मैं तो बड़ा खुश होऊंगा, मैं तो बांग्ला करूंगा। राजनाथ सिंह जी ने ये कहा है, अब किसी पड़ोसी ने कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो डॉट 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 का मतलब है ऐसा। नेपाल आ गया लाइन पे, श्रीलंका आ गया लाइन पे, मालदीव्स आ गया लाइन पे। पता है कि भारत बहुत चोट मार सकता है मेरे को। वो जमाना चला गया सर, इंडिया चला गया। इंडिया की जगह भारत आया। अगर किसी ने मुझसे पूछा या उसने मुझसे पूछा जब वो पूछा क्या चाहता है, 3 चीजें मांगूंगा। भारत में मेरा जन्म, फिर से भारत का राजदूत और फिर से बार बार DNP न्यूज नेटवर्क पे आने का मुझे सौभाग्य देना। दर्शकों जय हिंद, मैं हूं आपका होस्ट प्रकाश ललित और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज कैफे शो। दर्शकों, मनोज कुमार की एक फिल्म है पूरब और पश्चिम। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। ऐसे ही हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं जो कई देशों में भारत के राजदूत रहे, भारत की ही कहानी सुनाते हैं। और इनको जब भी आप देखते हैं एक सवाल मन में आता है कि अरे इस उम्र में कोई इतना सुंदर, इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? तो उसी भारत के बेटे, द सन ऑफ इंडिया, द सन ऑफ भारत माता, दीपक वोरा सर का हम स्वागत करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया आपके शानदार स्टूडियो में आने का। और आपका चैनल तो अब बेमिसाल है। इतने मेरे दोस्त कितने देखते, विदेशों में भी जाते हैं आप ओवरसीज भी तो जाते हैं दूसरे देशों में। तो मेरे लिखा है दोस्तों ने कि हमने आपको देखा तो आपकी तारीफ की है कि आप बहुत अच्छे प्रश्न मुझसे पूछते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूँ, क्योंकि एक चीज जिसे हम कहते हैं कि कोई कचरा वचरा नहीं होता आपके शो में। स्ट्रेट टॉक फ्रॉम द हार्ट, दिल से। और जब मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ वो भी दिल से है। थैंक यू सर। दिल के हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत है। Thank you. और शुरू करते हैं सर। सबसे पहले पहलगाम की बरसी हो गई है, 1 साल हो गया है पहलगाम हमले को, ऑपरेशन सिंदूर। और उसके बाद चूंकि लगातार हम कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जारी रहेगी। और हमने पूरी की पूरी वो जो केमिस्ट्री कह लीजिए या कॉम्बिनेशन कह लीजिए या भारत की डॉक्ट्रिन पाकिस्तान को लेकर कहा जा रहा है कि हमने हमेशा के लिए बदल कर रख दी है। आपको ये लगता है कि हमने पहलगाम पर जो एक्शन किया वो पूरा था? और क्या भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को लेकर अपना सब कुछ ही बदल दिया है? बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा है। मैं बताता हूं, क्योंकि मैंने भी इसको बड़ी क्लोजली फॉलो किया और बहुत से लोग जो उस समय कंट्रोल रूम में बैठे थे, मैंने बात किया कुछ उनमें से लोगों से। बाकी मैंने बहुत समझने की कोशिश की है। मैंने बहुत से एक्सपर्ट से बात की भारत में और विदेशों में कि मुझे बताइए हुआ क्या। तब सच्चाई ये है कि एक तो है कि आप बहुत से अफसाने सुनेंगे, भूल जाइए उनको। भारतीय मूल के लोग हैं, विदेशों में रहते हैं, पैसा खा के बकवास लिखते हैं। सच्चाई ये है कि 26 हमारी बेटियों का सिंदूर मिटा दिया था कुछ ऐसे लोगों ने जो जानवर से भी गिरे हुए हैं।
क्योंकि उन्होंने धर्म के नाम पर यह अत्याचार किया था पहलगाम में। एक बड़ा खूबसूरत इलाका है वहाँ पर। बाद में कहानियाँ आई कि कोई और महिला अपने बच्चों के साथ वहाँ जा रही थी, तो घोड़े वाला जो उसके साथ था बोला, मैडम इधर मत जाइए, यहाँ पर बहुत खतरा है। इसका मतलब कि प्लानिंग पूरी हो चुकी थी और इस आदमी को पता था, लेकिन ज़्यादा ये कुछ नहीं कह पाया। तो फिर क्या होता है कि ये आते हैं 3 लोग, और ये तीनों, वो जो आपका पड़ोसी मुल्क है जिहादिस्तान, उसका नाम जो भी है मैं भूल जाता हूँ, वहाँ से थे। जब इन्होंने 26 हमारी बेटियों को विधवा बनाया, और भारत की सब बेटियों से मैं, भारत का राजदूत, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि हम आपके सिंदूर को बचा नहीं पाए। उस समय ये नाम जो दिया गया ऑपरेशन सिंदूर, ये प्रधानमंत्री ने दिया था, और पहला आदेश उनका था कि ये 3 लोग, इनको नहीं जाना चाहिए, छोड़ के बॉर्डर नहीं क्रॉस कर पाए। अब सुन लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं। तो हमको पता लग गया कि फलाने जंगलों में घुसे हुए, छुपे हुए हैं, श्रीनगर के, कश्मीर के एक इलाके में। फौज ने घेरा। अब जंगलों में ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद इन लोगों ने कुछ सेकंड के लिए अपना सैटेलाइट टेलीफोन ऑन किया। अपने आका से बात कर रहे थे जिहादिस्तान में कि भाई अब बताओ क्या करना है। तो फिर क्या होता है, हमें पता लग जाता है कि भाई इस इलाके में है। तो हम थोड़ा सा करीब जाते हैं। बड़ी मजेदार कहानी है। फिर 2 हफ्ते के लिए कुछ नहीं होता, फिर से उनका सैटेलाइट फोन ऑन होता है। अपने आका से कहते भाई बताओ अब क्या करना है, हमारा खाना पीना खत्म हो रहा है। अब हमें पता लग गया इस इलाके में यार, हम और उनके पास जा रहे हैं। और फिर तीसरी बार ऑन होता है कि बताओ क्या करना है, यहीं बैठे रहे या कुछ और आदेश है। तब हमें पता लग जाता है एग्जैक्ट कहां पर है, और फिर हम ठोक देते हैं तीनों, उनकी हुरों के पास भेज देते हैं, और तीनों उस देश के नागरिक हैं। ऐसे कमीने लोग थे ये। तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब, उनको मैंने देखा था सर, उनको बहुत दुख भी था और गुस्सा भी था। फिर उन्होंने अंग्रेजी में कहा था बिहार में कि सारी दुनिया को पता लग जाए कि अगर फिर से आतंकी हमला हुआ तो हम उसे जंग का ऐलान समझेंगे और हम डट के जवाब देंगे। और फिर हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। हमने उनके आतंकी ठिकानों को ठोका, और फिर हमने उनको बताया, ये पूरा सीक्वेंस सुनिएगा। हमने हमारे जो मिलिट्री ऑपरेशंस के चीफ हैं, डायरेक्टर जनरल, उनके डायरेक्टर जनरल से बात की और बोला देखिए हमने केवल आतंकी ठिकानों को ठोका है, आप जवाब मत दीजिए। हमने मिलिट्री ठिकानों को नहीं ठोका, सिविलियन ठिकानों को नहीं ठोका है। लेकिन वहां से जवाब आता है, टेलीफोन वो बंद करता है और कहता है भी देखिए हम बड़ी जल्दी जवाब देंगे। गधे हैं। अब हमने कहा कि ये क्या हो रहा है। हमने अपने कुछ जहाज उड़ाए कि भाई ये पता नहीं क्या करने वाले हैं। हमें नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ भूल जाइए उसको। जंग होती है तो नुकसान दोनों तरफ होता है। लोग पूछते हैं लेकिन सर, अब वो जाने दीजिए कितने गए, वो उसमें कोई अहमियत नहीं है। उसके 10 खो गए, मेरे 5 खो गए, उसके 20 खो गए, मेरे 10 खो गए, इसमें कोई, इसका कोई मतलब नहीं होता। मेन चीज ये है कि हमें नुकसान हुआ, और हम हैरान थे कि इनको पता कैसे लग रहा है कि हमारे जहाज, जिन्होंने बॉर्डर क्रॉस भी नहीं किया था, वो कहाँ है। पता लगा कि वो नूर खान एयरबेस में उनके चीनी बाप जो हैं, नाजायज बाप, वो बैठ के उनको बता रहे थे सैटेलाइट के जरिए, जो अब वो ईरान के साथ कर रहे हैं। चीनी तो हैं हरामी, पैसे के लिए तो अपनी अम्मा को बेच देंगे। तो वो बता रहे थे इनको कि यहाँ पे है, यहाँ पे। और जो एयरबेस बना रखा था, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, बेटा कंक्रीट, इतना सीमेंट भर रखा था ऊपर नीचे सब तरफ से कि नॉर्मल बॉम्ब से कुछ नहीं होता। और वो तो खुद छाती फुला के, छाती ठोक के सबको कहते थे ये तो हमारा सेंटर है, परमाणु हथियार से भी हमला हो यहाँ कुछ नहीं होगा। तो लोगों को दिखाते थे, बोस्ट करते थे। ओ, और बनाया किसने था उसको? एक अमेरिकी कंपनी ने। $600 मिलियन मैंने पढ़ा है उसकी कीमत थी। और इस कंपनी ने अमेरिकन राष्ट्रपति के लिए भी ऐसा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया कि अगर परमाणु हमला हो आप वहां जाके बैठ जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। तो जब हमें पता लगा चीनी ये इनको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अब फैसला करना था कि इसको कैसे तोड़ा जाए, सैटेलाइट लिंक। और फिर आपको पता है कि हमने एक मिसाइल भेजी 270 किलोमीटर की दूरी से। हमने बॉर्डर फिर भी क्रॉस नहीं किया था,
हमारे एयरफोर्स ने। फिर ये मिसाइल गई अंदर, जो एयर कंडीशनिंग का डक्ट होता है जहां से हवा हमको चाहिए थी 2 फुट का, उसके थ्रू गई। अब जो मुझे बताया गया है, उस कॉम्प्लेक्स में 700 लोग काम कर रहे थे। अमेरिकन थे, चीनी थे, तुर्की वाले लोग थे, ड्रोन चलाते थे, और जिहादिस्तानी। और 700 के 700 3-4 सेकंड में खत्म हो गए। और इतनी बुरी तरह से, क्योंकि जगह नहीं थी वहां पे, उनके परमाणु हथियारों का असला भी पड़ा था। इतनी बुरी हालत हुई कि पहचानना मुश्किल था। अमेरिका के एक जहाज भी उड़ा देखने के लिए कि रेडिएशन लीक हुआ है कि नहीं। यूएस इसलिए पैनिक कर गया सर? जी, यूएस इसलिए पैनिक कर गया? बिल्कुल इसीलिए पैनिक किया कि वहां पे अगर असला पड़ा हुआ है तो रेडिएशन होगा। तो उनका एक जहाज भी गया था। बताया नहीं उन्होंने क्या जहाज ने ढूंढा है, लेकिन उन्होंने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IAEA, जो भी एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उनको बोला कि भाई आप कहिए कुछ नुकसान नहीं हुआ। यहां तक रेडिएशन का सवाल है, वो भी झूठ बोल रहा था। फिर क्या होता है कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो वहां जो जिहादिस्तानियों के परिवार थे, उनकी पत्नियां थी, माएँ थी, बहनें थी, हमारे सिपाही कहाँ हैं? तो फिर उनसे कहा गया, ये मुझे बताया गया कि आप पहचान नहीं पाओगे, उनकी ये हालत हो गई है। इसीलिए बुलडोजर चला के उसको दबा दिया गया, वो खत्म हो गया। अब जब सैटेलाइट लिंक उनके टूटे, फिर क्या करना था? उनके जहाज तो थे, उनके पास भी लड़ाकू विमान है। उन्होंने फिर जमीन पे जो रेडार सिस्टम है उसको चालू किया, आधे मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, देखने की भारत के विमान कहाँ हैं। अभी बस 1 मिनट में हमें पता लग गया वो कहाँ है। हमने फिर उनको ठोका। अब क्या होता है कि सैटेलाइट लिंक टूट गया, ग्राउंड रेडार आपका खत्म हो गया, फिर आपके जहाज उड़ेंगे कहाँ? किस तरफ को जाएंगे? आजकल तो आधुनिक जो लड़ाकू विमान है, उनको तो सैटेलाइट लिंक चाहिए या रेडार चाहिए, उनको खबर चाहिए ना, कंप्यूटर के अंदर आपको जानकारी देनी है कहाँ जाना है मुझे। तो 20, ये फिगर एक्यूरेट है, 20 उनके लड़ाकू विमान हमने उड़ा दिए जब वो जमीन पे थे, वो उड़ने गए थे। चीनी थे और कुछ अमेरिकी थे। वो तो झूठ बोलते जाएंगे, सच तो कभी बोलेंगे नहीं। हमारा जो हम लोग हमेशा कहते हैं मुंडका उपनिषद से, सत्यम एव जयते, हमेशा सच्चाई की जीत होती है। उनके तरफ तो झूठ का बोलबाला। जब ये उड़ा दिया और हमने ठोकना शुरू किया, उन्होंने एक दिल्ली की तरफ मिसाइल भी फेंकी थी, वो सिरसा हरियाणा में, हमने उसको नष्ट कर दिया था। नहीं तो दिल्ली तक पहुंच जाती। अगर वो पहुंचती और दिल्ली को नुकसान होता तो जिहादिस्तान हमेशा के लिए खत्म हो जाता। ये कैसे, मतलब आप? उन्होंने मिसाइल भेजी थी, वो हमें पता लग गया इधर आ रही है, तो हमने एयर डिफेंस सिस्टम, सिरसा में हमारा एक एयरफोर्स यूनिट है, उसने अपनी एक बराक मिसाइल कहते हैं, एंटी मिसाइल, उससे उसको नष्ट कर दिया। और फिर सिरसा के लोगों ने मुझे बताया कि टुकड़े भी उसके मिले थे वहां। लेकिन अगर वो दिल्ली तक पहुंचती, हमारा बहुत नुकसान होना था। लेकिन जिहादिस्तान अगले लाख साल तक वहां कोई रह नहीं पाता। हमने इतना फिर मारना, सब तरफ से मारते हैं आपको। क्या क्या तैयारी थी सर? क्या हम मैं हर एक्सेंट तक इतना जाने ही को बता तैयार थे? सकता हूँ, सिर्फ क्या प्रधानमंत्री हर के शब्द। ऑप्शन पर बातचीत हो रही थी? और अब मैं बता देता हूँ, प्रधानमंत्री ने कहा था जब अभिनंदन के साथ वो हादसा हुआ था, विंग कमांडर, और उसको गिरफ्तार कर लिया गया था जब हमने वहां पे हमला किया था, तो प्राइम मिनिस्टर ने एक, मेरा ख्याल पब्लिक मीटिंग अहमदाबाद में हुई थी, उसमें कहा था कि कुछ अमेरिकन लोग कह रहे हैं कि भारत ने इतनी मिसाइलें तैयार कर ली थी, ये करने वाला था, वो करने वाला था, लेकिन क्या मैं करने वाला था वो मैं वक्त आने पर बताऊंगा। अब मेरे को यकीन है, जो मेरे अमेरिकन फ्रेंड्स ने, यूरोपियन फ्रेंड्स ने और अरबी देशों के फ्रेंड्स ने बताया, सब ने जिहादिस्तान को बोला कि अगर इस वाहन चालक, अगर इस पायलट को कुछ नुकसान हुआ, अगर आपने इसके साथ बदतमीजी की, तो फिर हम भारत को रोक नहीं पाएंगे। मतलब ये समझा दिया गया पाकिस्तान। समझा, और ये डर गए। इनको पता था कि अगर भारत को, जो हमारे पास इस समय प्रधानमंत्री है, एक सरकार है, बड़ी मजबूत सरकार है, वो तो नष्ट कर देते। फिर जब इनको मार पड़ने लगी, इनके जहाज बेकार के हो गए, फिर इन्होंने हमें फोन किया, बल्कि इन्होंने अमेरिका को पहले फोन किया कि चाचा जी, अंकल बचा लो हमको। तो फिर अंकल ने हमें फोन किया और हमने अंकल से कहा कि ये डायरेक्टली मुझसे क्यों नहीं बात करते, आप क्यों इनके बीच में कूद रहे, हम तो किसी की बात सुनेंगे नहीं। बोला मेरे इनके पास हॉटलाइन है, बोलिए बात करें। फिर उन्होंने फोन किया मुझे। ये सच्चाई है कि भाई रोक दो, बहुत मार पड़ी है। हमने कहा ऑपरेशन सिंदूर को रोकेंगे नहीं, सिर्फ पॉज दबा देंगे, क्योंकि आपकी हरकतों पे हम नजर रखेंगे और आप पे हमें बिल्कुल भरोसा है।
अब क्या होता है, जब हमने कहा अच्छा कुछ देर के लिए हम पॉज करते हैं, तो वहां पर जो चाचा जी हैं दुनिया के, उनको भी पता लग गया कि भाई इन्होंने, वो तो सीधा पहुंच गए, जी मैंने रुकवा दी लड़ाई। यार बेवकूफ, ट्रम्प की बात कर रहे उसको कहना चाहते हैं कि तू जो फुदक रहा है, हम मध्यस्थता किसी की स्वीकार नहीं करते। हमने आपसे साफ कह दिया था, उनसे कहिए डायरेक्टली बात करें। उन्होंने की, और फिर उन्होंने आपको बोला कि जी आपने हमसे कहा था डायरेक्टली बात करो, हमने किया, भारत अग्री करके। अच्छा अग्री करके, ओह मैंने करवा दिया। क्या बकवास कर रहे हैं। सर, आर्मी चीफ ने एक बयान दिया था जिसमें भारत के आर्मी चीफ ने कहा कि 10 तारीख की रात कुछ डॉट्स जोड़ लीजिए, भारत के एयरफोर्स की जहाज कहाँ जा रहे थे, भारत के वॉरशिप्स कहाँ जा रहे थे, और पाकिस्तान को चीन सैटेलाइट से मदद कर रहा था। उनको पता लग रहा था कि हम क्या करने वाले हैं, हमें कुछ ऑर्डर्स थे, और जिस तरह की मूवमेंट्स हो रही थी, उससे पाकिस्तानी फौज ने अगर कनेक्ट द डॉट्स किया होगा, तो उनको एक आइडिया मिला होगा कि भारत क्या करने जा रहा है। और उसके बाद मेरी नौसेना के जो ऑफिसर्स हैं, बाय द वे नौसेना के साथ ये भी मैं बता देता हूँ मेरा संबंध है, क्योंकि हमारे पुराने एक नेवी चीफ थे, तो उनकी बहन 49 साल से मेरी पत्नी है। मेरा कनेक्शन बड़ा तगड़ा है। मैंने बात की थी उनसे। हमारे नेवी वाले थोड़े नाखुश थे कि देखिए साहब, आपके एयरफोर्स ने तो मिसाइलें फेंक दी, आपकी फौज ने भी जवाबी कार्रवाई की जब वो लोग हमारी फौज के बीएसएफ और आर्मी के पोस्ट पे हमला कर रहे थे, लेकिन नेवी को आपने मौका नहीं दिया। तो पीएम साहब ने कहते हैं हंस के कहा, आपका भी टाइम आएगा, आप इंतजार करिए। वो तो खत्म कर देते। उनके पास 6 तो पानी के जहाज हैं, लड़ाकू, नाव वाले, चप्पू वाले, वो चप्पू चप्पू वाले नाव है, 6 हैं। मैं तो उनको कच्चा निगल जाता, और 6 में से 4 खराब थे। बेवकूफ लोग हैं। ये जो वहां का खेती मार्शल है, जिसने अपने आप को चीफ पता नहीं क्या बना दिया है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने हाथ ऊपर उठाया तो उनके 10 जहाज गिर गए। ये बेवकूफ आदमी है। ये कहते हैं कि जब शैतान और चुड़ैल का मिलन हुआ था तो ये जन्म हुआ था इस आदमी का। तो मेरा ये मानना है कि इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने, हाँ, जो मैंने बताया शुरू में, नुकसान हमें झेलना पड़ा, हमने झेल लिया, फिर इनको बहुत मारा। तो संदेश ये चला गया है कि टाइगर, अब तुमने दोबारा किया तो इतनी मार पड़ेगी कि फिर तुम्हारा अंकल मैकडोनल्ड भी कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, ये अलग बात है, कभी वो कहता है मैंने 1 करोड़ लोग बचा दिए, कभी 50 लाख बचा दिए, कभी 10 करोड़ बचा, और वहां का जो वो कोई बदमाश है, अपने आप को शरीफ कहता मैं प्रधानमंत्री हूँ, नवाज शरीफ का भाई, हाँ शहबाज वही। तो वो तो सीधा, जब मैंने देखा था शर्म अल शेख में, जब मजेदार चीज, आप वो यूट्यूब देखिएगा, शर्म अल शेख में जो मीटिंग हुई थी, इसने बुलाया था वो गाजा पट्टी के बारे में, हाँ, ऑर्डर पीस एक्सेट्रा। तो फिर बुलाता, कहता बदमाश शरीफ को, इधर आबे, डोनाल्ड ट्रंप उसको कहता है। तो आया, हाँ जी सर, जो अभी मेरे कान में तू खुसफुस कर रहा था पब्लिकली बोल। और जैसा चील नहीं खड़ा होता उसके पीछे सुन रहा था क्या, तो ये गया, मिस्टर प्रेसिडेंट, ऊपर अल्लाह और यहाँ पर अल्लाह से बड़ा आप हैं, और मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं ये कहना चाहता हूँ दुनिया में सबसे बड़े इंसान आप हैं, मानव इतिहास में आप जैसा कोई नहीं है। वो मक्खन पे मक्खन, और ट्रंप साहब और बोल, बेवकूफ। और मैंने पीछे देखा, वो इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, शी इज, मैं मिला हुआ हूँ, बहुत सॉलिड औरत है, वेरी फाइन पर्सन। वो पीछे खड़े होकर हंसी आ रही थी कि ये गधा क्या बोल रहा है। कई से लोग, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, यूरोप के नेता उनके पीछे खड़े थे, और अरब बाकी देशों के लोग उनके सामने थे। सबको शर्म आ रही थी कि ये क्या रहा है, कितनी चापलूसी की हद होती है। खैर, वो हो गया जो होना था वहां पर। बेसिकली इनको मालूम है कि अगर ये अमेरिका की चमचागिरी नहीं करेंगे तो इनका कोई भविष्य नहीं है। उसकी चमचागिरी के साथ भी भविष्य नहीं। देखो बेटा, सोवियत संघ ने जब आक्रमण किया, इन्वेजन किया अफगानिस्तान का, तो एकदम से इनकी अहमत बढ़ गई। ये जो वहां पे होता था, कोई जियाउल हक या ऐसा कुछ उसका नाम था, तो उसने भुट्टो को फांसी भी दे दी थी। लोगों ने बहुत गाली दी, लेकिन फिर सोवियत संघ आ गया, उसको एक दूसरा मौका मिल गया। उसने अमेरिका से कहा, जी मैं आपकी मदद करूंगा। सोवियत संघ चला गया, इनको 2-4 झापड़ मार के ये फिर गरीब हो गए। फिर 9/11 हुआ, ये फिर से, पहले तो तालिबान को सपोर्ट करते थे, 9/11 हुआ, अमेरिका ने जाकर कहा, देख टाइगर, तू चुपचाप से तालिबान को 2 झापड़ मार, नहीं तो मैं तेरे को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तेरी दादी की नानी की परदादी को याद आए। बोले नहीं, मुझको करिए, तालिबान क्या है जी, हमने कुछ नहीं पता, हमने कोई समर्थन नहीं किया। तो ये ऐसा दोगलापन है इन लोगों का।
बस फिर उसके बाद ये फिर से करीब हो गए, फिर बीच में दूसरी बार अमेरिका छोड़ के चला गया जब ये तालिबान की कहानी खत्म हुई। उसके बाद फिर आपको पता ही अभी होने लगी। अब मैं बताता हूँ, आप लोगों के मन में ये सवाल होगा कि ये जो खेती मार्शल है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ 2-3 बार बातचीत की है, क्यों? मेरा अपना मानना है और मेरे बहुत से लोगों ने ये बताया जो स्पेशलिस्ट है कि अगर ईरान को बुरी तरह से ठोकना है, पहली चीज ये है कि सऊदी अरेबिया के साथ ईरान ने एक अग्रीमेंट किया, उसको अभी उन्होंने रेटिफाई नहीं किया कानूनी तौर पर, कि भाई अगर एक पे हमला होगा तो मानेंगे दोनों पे हमला है। अब जब अफगानिस्तान ने ठोका जिहादिस्तान को, सऊदी अरेबिया तो आया नहीं। जब ईरान ने ठोका सऊदी अरेबिया को, जिहादिस्तान तो आया नहीं। तो ये तो बेकार का है इस। लेकिन मेरा अपना मानना है, डोनाल्ड ट्रंप ने इससे बोला होगा पिंजरे वाली मुनिया को, मुन्नी बाई को, कि देख भाई मुन्नी बाई, अगर मुझे जाना पड़ा ईरान के अंदर, फौजें भेजनी पड़ी, तो मैं आपका जो 900 किलोमीटर का बॉर्डर है उससे जाऊंगा, लेकिन मेरे से पहले आपके लोग जाएंगे, क्योंकि गोलियां पहले आप खाना, पाकिस्तान की साइड से, या पाकिस्तान, बलूचिस्तान वगैरह से, बलूचिस्तान वगैरह की तरफ से आपके लोग जाएंगे, पहले आप मरें, फिर जब रास्ता साफ हो जाएगा फिर मैं पीछे से आऊंगा, मेरी फौज, फिर हम कब्जा करेंगे। तो ठीक है ना मुन्नी भाई? हाँ जनाब, क्या फर्क पड़ता है, 10 लाख हमारे सिपाही मर गए, क्या फर्क पड़ता है, अगले दिन हम 50 लाख और पैदा कर देंगे। ऐसे तो कमीने लोग हैं ये, जान की कोई कीमत नहीं है इनके लिए, जाहिल हैं ये। तो ये कहानी है सच्चाई। अब अमेरिका की दोस्ती वो टॉलरेट करता है जिहादिस्तान को, इसको ट्रांजैक्शनल कहते हैं। मेरा उल्लू सीधा हो जाएगा, मैं तेरे को बूट मार के बाहर निकाल दूंगा। और ये भी बता देता हूं, जब अमेरिका झापड़ मारेगा ना, तो ये बदमाश शरीफ और ये पिंजरे वाली में क्या, अरे सर कितना मीठा झापड़ मारा है आपने, 2-4 और मार दीजिए मुझे। सर तो क्या हमने पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर ब्लफ है, जो 100% बार बार कहते थे, हमने वो लाइन जो है फिर से खींच दी है, एक लक्ष्मण रेखा। और प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला था, बार बार धमकी देते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब की, तो मेरे पास जो रखा है मैंने दिवाली के लिए रखे हैं, हमने दिवाली के पटाखे नहीं रखे हुए। याद रखिए उनकी भाषा। एक चीज मैं, आप करोड़ों लोग प्रोग्राम हम नो फर्स्ट यूज फॉलो करते हैं। खत्म कर दिया, डिलिबरेट एम्बिग्विटी। ठीक है, पहला हम नहीं मारेंगे, लेकिन फिर जो हमारा रिस्पॉन्स होगा वो प्रोपोर्शनेट नहीं होगा। यानी आपने एक फेंका, हो सकता है मैं 1000 फेंकूं आपके ऊपर, ये नहीं है कि मैं एक ही फेंकूंगा। अच्छा, मतलब आपने एक मारा तो उसके बदले एक नहीं, 2 नहीं, कितने मारेंगे वो मैं बताऊंगा, उसको डिसप्रोपोर्शनेट कहते हैं। कोई तुलना नहीं है दोनों में। और नो फर्स्ट यूज का भी हम डिलिबरेटली उसको थोड़ा सा, पाकिस्तान क्या इस बात से घबरा गया है बहुत बुरी तरह से, और इसलिए अब न्यूक्लियर चर्चा अब तो नहीं करता, ज्यादा बात ही नहीं करता। उसको पता है कि मेरे पास जो कुछ है ये मुझे बहुत ठोकेंगे। और अगर मैंने अभी देखिए, एक उनका हाई कमिश्नर भूतपूर्व होता था दिल्ली में, को उसका नाम शिट, अब्दुल बाशिट से, हाँ शिट, बिग शिट, हाँ। नहीं बिग शिट नहीं, क्या नाम था, अब्दुल बासित, हाँ बाशिट। यहाँ लोग इफ्तार खाने जाते थे उनके यहाँ। हमारे लोग, हाँ हाँ, दिल्ली में जाते थे। हाँ जो भी था, तो मिस्टर बैड शिट नहीं, क्या नाम है, बाशिट। बाशिट। अच्छा ठीक है, तो शिट ही था ना कोई शिट, हाँ। तो उसने एक टीवी इंटरव्यू में बोला, अगर अमेरिकी, क्योंकि वो तुलसी गाबार्ड मैडम ने कहा था कि ये मिसाइलें बना रहे हैं जो अमेरिका तक पहुंच सकती हैं, तो हो सकता है कि हमें इन पे हमला करना पड़ता। तो ये बाशिर साहब बोले टीवी पे, अगर अमेरिका ने हम पे हमला किया तो हम दिल्ली और मुंबई को के ऊपर हमला करेंगे, बाद में जो होता है देखी जाएगी। अबे गधे, तेरे को राजदूत किसने बनाया है? इस तरह की बातें की जाती है। हाँ ये सही है कि 4 साल से तेरे को दबा के किसी गुफा में रखा हुआ था, फिर तू रोता फिरता गया अपने इंटेलिजेंस वालों के पास कि भाई मेरे को देखो अब पैसे नहीं है, गरीब आदमी हूँ, कोई मुझे पैसे वैसे दे दो, कोई नौकरी दो। उन्हें कहा चल जाके ये इंटरव्यू कर। और जो मोहतरमा उसकी इंटरव्यू करे, बोली चले फेंक दीजिए ना। अरे भाई दिल्ली और मुंबई का क्या लेना देना है तेरे साथ, गधे? अमेरिका तुझको ठोक रहा है तो मैं बीच में कहाँ से आता हूँ? तो इनका दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है सर। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये जो कलमा वलमा पढ़ते हैं अपना, भारत के मुसलमानों की बात नहीं कर रहा मैं, वहां के, दुनिया का सबसे जहरीला सांप उसको कहते हैं इनलैंड टाइपा, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दूसरा फिर एक है उसके साथ का, उसको क्राइट कहते हैं, KRAIT। एक तीसरा है उसको ब्लैक माम्बा कहते हैं, ये बहुत जहरीले सांप है। इन तीनों का जहर निकाल के जिहादिस्तान के मन में भर दिया है। इतना जहर है इनमें, आप सोच नहीं सकते। अभी जो बातचीत हो रही थी वहां पर जो ईरान और अमेरिका के बीच, तो ये बड़े जी हमने भारत को हरा दिया। और टाइगर मैं कहां से इन्वॉल्व हूं भाई? अगर आप स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को खुला देते हैं, चाहे शैतान खुलवाए, चाहे शैतान का बेटा आप लोग खुद खुलवाएं, मैं तो बड़ा खुश होऊंगा, मैं तो बांग्ला करूंगा।
इसमें मैं कहां से आता हूं? आपने मुझे हरा दिया। मुझे क्या हरा यार, बेवकूफ हो। जो मर्जी खुलवा दे, कल जाके साउथ अफ्रीका में हो जाए बातचीत या अर्जेंटीना में हो जाए, मैं तो बड़ा खुश हूं। इनके पास ना अपने लोगों को ये नकली चूरन, जो स्नेक ऑयल हम कहते हैं, सांप का तेल देने के अलावा और कुछ तो ये देखो जी, अब तो हम दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश हो गए। वो कैसे भाई? ओ जी, वो अमेरिका का उपराष्ट्रपति आ गया। ओ टाइगर, एक छोटी सी बात पे तुम लोग फुदक रहे हो और कुछ है नहीं। महंगाई इतनी है, आप अफगानिस्तान आपको ठोक रहा है, बलोच आपको ठोक रहे हैं, सिंधी आपको ठोक रहे हैं। आप बकवास कर, और वहाँ की खबरें भी नहीं आने दे। जैसे ईरान ने भी 8 हफ्ते से इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया, वैसा आपने भी कर रखा है, क्योंकि सच्चाई आप समझ आप उसका सामना नहीं कर सकते। सो इन कंक्लूजन बेटा इतना ही कहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने ये मैसेज सारी दुनिया को दी। 3 अफ्रीकी देशों में विशेष सलाहकार हूं, तीनों ने मुझे फोन करके, वहां के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा था, एम्बेसडर वेल डन, हम भी आतंक से पीड़ित हैं, आपने दिखा दिया किस तरह इनसे निपटा जाए। हमारी तरफ से मुझे तारीफ कर, मेरी तारीफ कर रहे हैं, भारत की तारीफ कर रहे हैं कि अब हमें पता है क्या करना है। ये बातचीत से कुछ नहीं होगा, ठोको उनको। बातचीत का जमाना चला गया, क्योंकि बातचीत में ये सिंसियर नहीं, कहते कुछ है करते कुछ। और जो 3 देशों में जहां मैं विशेष सलाहकार हूं, उन तीनों की भी जो समस्या है वो बिल्कुल यही समस्या है। आतंकी आते हैं, ठोक पीट के भाग जाते हैं। बातचीत आप करते रहो, संयुक्त राष्ट्र संघ को कंप्लेंट करो, इसको शिकायत करो, उसको कुछ नहीं होने वाला। पहले ये क्षमता रखो कि वापस ठोकेंगे आप। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा आपने किया, फिर आगे जो कुछ होना था वो हो रहा है हमारा। जिस तरह से पहलगाम में जैसे बेटियों से धर्म पूछा, जो यात्री थे उनसे धर्म पूछा, धर्म पूछकर जैसे पता लगा हिंदू है, मार दिया। लोगों को कहा, कुछ लोगों को ये भी कहा कि कलमा पढ़ो। जिस तरह की ये चीज़ थी, ये ठीक आपको इज़राइल वाले हमले की याद दिलाएगी। इसी तरह की बात थी इज़राइल में भी। आपको ये लगता है जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में किया है, या जो जवाब दिया है, या फिर भारत ने जो अपना स्टांस बदला है पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान अब कोई दूसरा पहलगाम नहीं करेगा, और करेगा तो फिर फिर कल एक और फिर बयान वो मैं सुन आत्महत्या रहा हूँ। करना चाहता है ना। राजनाथ सिंह जी ने, शायद जर्मनी ने, ये कहा है कि दोस्तों, अब हमारा कोई भी पड़ोसी अगर भारत को परेशान करेगा तो डॉट डॉट डॉट। क्या मतलब है सर इसका? डॉट 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 का मतलब है ऐसा सबक सिखाएंगे कि आपको आपकी नानी की परदादी याद आ जाए। और वो सबक कैसे सिखाएंगे? ये नहीं है कि मिलिट्री हमला करेंगे। देखिए बेटा, हम लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं अप्रैल के महीने में 2026 में। इस साल दिसंबर तक जो इंडस वाटर, सिंधु नदी की जो ट्रीटी है पानी को बांटने की, वो खत्म हो जाएगी। हमने उसको सस्पेंड कर दिया है, और इस साल के आखिर तक हो सकता है हम डैम बना दें, ना बनाए, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। उसके पानी को डाइवर्ट करके, ताकि जिहादिस्तान में पानी ना जाए, वो प्यास के मारे मर जाएंगे। और फिर जो ऊपर से अफगानिस्तान से भी सिंधु नदी में पानी आता था, काबुल नदी का, वहां पर भी अफगानिस्तान की सरकार बांध बना रही है हमारी मदद से। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। तो इनके पास तो पानी रहेगा नहीं। दूसरी चीज जो है वो बांग्लादेश नहीं, क्या नाम है उसका सर? बांग्लादेश। हाँ, वो बांग्लादेश नहीं, बांग्लादेश। बुढ़ा हो गया हूँ, भूल जाता हूँ। उनके साथ भी हमारी गंगा वाटर ट्रीटी है, जो इस साल खत्म हो रही है। 60 नदियां, सुन लीजिए, 60 नदियां हैं जो भारत में शुरू होती हैं और बांग्लादेश में जाती हैं। अगर हमने उनका पानी बंद कर दिया, ये प्यासे मर जाएंगे। इनकी फिशरीज इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, मछुआरे सब खत्म हो जाएंगे। क्या करेंगे? अब अकल आ गई। तो ये जरूरी नहीं है कि जो हम एक्शन लेते हैं वो सिर्फ मिलिट्री हो, हम इकोनॉमिक एक्शन ले सकते हैं। अगर ऊर्जा नहीं देंगे बहुत तकलीफ होगी। नेपाल आ गया लाइन पे, श्रीलंका आ गया लाइन पे, मालदीव्स आ गया लाइन पे। पता है कि भारत बहुत चोट मार सकता है मेरे को। सो इकोनॉमिक मेजर्स, डिप्लोमेटिक मेजर्स, फाइनली मिलिट्री मेजर्स जाते हैं। और जब सब कुछ को मिला के हम करते हैं, मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। ये तो मच्छर है मेरे सामने। भारत में इतनी ताकत है। अब वो जमाना चला गया सर, इंडिया चला गया है। इंडिया की जगह भारत आया। अब मैं थोड़ा सा भारत के बारे में बात करूं आपसे। एकदम करिए सर, एकदम करिए। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरे फादर का परिवार गजनी अफगानिस्तान से था, यानी मैं आधा पठान। मेरी मां का संबंध सिख परिवार से था, और फिर जब पठान और सिख का विवाह हुआ, तो जैसा आपने शुरू में कहा था, ये बहुत हैंडसम राजदूत पैदा हुआ। उस समय राजदूत नहीं था, मैं बच्चा था। खैर, अब मेरी पहली पोस्टिंग, जब मैं भारतीय विदेश सेवा में मैंने प्रवेश किया, तो मेरी पहली पोस्टिंग थी फ्रांस में।
1973 में मैं आया, 75 में किया। बेटा उस समय मुझे खून के आंसू पीने पड़ते थे। अरे भारत का डिप्लोमेट है, गरीब देश है, नपुंसक है, ये तो गुलाम ऐसा मेंटालिटी, बोलते थे लोग। साफ बोलते थे। ये आप लोगों की मेंटालिटी पूरी गुलाम की है। टेक्नोलॉजी है नहीं, पैसा है नहीं, फुदकते बहुत हो। ये मैंने सुना, ये खून के आंसू मैंने पिए हैं। और आज वही देश, वहां के लोग कहते हैं हर कीमत पे हमें भारत की दोस्ती चाहिए। मेरे पास आते हैं, हमारा रायसीना डायलॉग होता है और सब दौड़े आते हैं। जिन देशों में कभी बेइज्जती होती थी, आज नीचा मेरी बहुत दिखाया जाता इज्जत, था। आज मेरी दोस्ती चाहते हैं, क्योंकि मालूम है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, तीसरी सबसे शक्तिशाली फौज है, इतना बड़ा मार्केट है, 5 ट्रिलियन या 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन चुकी है। सारी चीजें एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जो मैंने अपने जीवन में देखा, आप लोगों ने नहीं देखा होगा, अगर दादा दादी जीवित हैं बात करिएगा। 66-67 में वर्षा नहीं हुई थी, भारत में अकाल था। मेरी धरती मां भारत फटी हुई थी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, पानी नहीं था, अकाल, अनाज नहीं था। श्रीमती इंदिरा गांधी गई थी अमेरिका अनाज मांगने, वहां के राष्ट्रपति कहते हैं भीख मांगने आइए। यूएस में ना, सर यूएस में लिंडन जॉनसन उसको कहते हैं भीख मांगने आए। अबे बेवकूफो, भारत के प्रधानमंत्री या किसी भी प्रधानमंत्री के साथ ऐसी चीजें नहीं कह रहे, घमंड था उनका। खैर उन्होंने दिया हमको, और जो पानी का जहाज जिसमें वो आता था, वो गेहूं आता था, चाहे वो गेहूं हमारे लिए सही था कि नहीं था, आया तो था। जिस जहाज में वो गेहूं आता था, हर जहाज को भेजने से पहले वो कहता था कि मिसेस गांधी को बोलो फोन करेंगे मुझे, वो कंट्रोल करता था। आ गया, हमसे ये भी कहा गया था, लाल बहादुर शास्त्री साहब ने कहा था उनके निधन होने से पहले, कि सोमवार को मत खाइए, अनाज बचाइए। ललित साहब 2 साल में 104 सोमवार हो गए। 104 सोमवार मैं भूखा सोया, 104 सोमवार 2 साल में, बहुत तकलीफ होती थी। आप एहसास, भूखे पेट सोना क्या मायने क्या है। एक कहावत है हमारे देश में, जो कुछ मैं कर रहा हूं पापी पेट की खाते। पेट तो पापी है, लेकिन उस पापी पे मैंने काबू कर लिया। सर 104 सोमवार मैंने कुछ नहीं खाया सर, पूरे थे। मां तो मां होती है, वे दीपक कुछ खा ले, पे खुद ही कहती थी मुझे पता है तू देश से इतना प्यार करता है, तू नहीं खाएगा। नहीं खाया सर। और वही देश जिसने हाथ बढ़ाया था, हाथ फैलाया था कि मुझे अनाज दो, अगर आज सारी दुनिया की कृषि खत्म हो जाती है, 1 साल से ज्यादा तक हम पूरी दुनिया को अनाज और गेहूं और चावल दे सकते हैं। इतना मेरे गोदामों में हरी क्रांति आई एक्सेट्रा। तो इस बारे में मुझे बहुत खुशी होती है कि देखिए कहां से कहां हम पहुंच गए। तो मैं आपको बता रहा था कि उस समय जो हमारी हालत थी एग्रीकल्चर में, एक अमेरिका के वैज्ञानिक थे नॉर्मन बोरलॉग, उन्होंने भी मदद की। एक्सेट्रा बहुत सी कहानियां उसकी टाइम में, बहुत सच्चाई है। लेकिन अब हम टोटली सेल्फ सफिशिएंट है भोजन में। जब आपको भोजन इंपोर्ट नहीं करना, फिर आपका आत्मविश्वास बढ़ता। हाँ, ऊर्जा के मामले में अभी भी हम लोग बहुत इंपोर्ट करते हैं, लेकिन अभी हाल ही में कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने मुबारक दी थी हमारे वैज्ञानिकों, जिन्होंने ये थोरियम बेस्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर उसके 2nd स्टेज में पहुंच गए। और 3rd स्टेज में क्या होता है इस रिएक्टर में, इतना बता देता हूं आपको, बाकी आप पढ़ लीजिएगा कि 3rd स्टेज में क्या होता है कि थोरियम के साथ, थोरियम को ये यूज करता है, उसके साथ ये फ्यूल बनाता है, ईंधन बनाता है। उस ईंधन से आपके दूसरे रिएक्टर चलते हैं। यानी अगर ये 1 किलो, क्योंकि ब्रीडर है, 1 किलो ये थोरियम का प्रयोग करेगा या ईंधन का प्रयोग करेगा, तो 2 किलो पैदा भी करता है। यानी करोड़ों साल तक थ्योरेटिकली चला सकता है। तो वहां से जो ईंधन बनता है, फिर वो दूसरी जगह जाके उससे ऊर्जा पैदा होती है। वो भी 5-6 साल में कहते हैं हो जाएगा। अभी 2nd स्टेज पे पहुंचे। पहला हमने कामयाबी से टेस्ट किया, दूसरे को अब टेस्ट कर रहे हैं, 3रे स्टेज में हम पहुंच जाएंगे। केवल एक देश है, एक, जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है, कमर्शियल यूज थोरियम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, वो भारत है। अब ये चीजें जो हैं
ललित साहब, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आत्मविश्वास 2014 क्या है, हम बात करते हैं उसके बाद जो भारत में हो रहा है। मिसाल के तौर पर आप देख रहे हैं, मैंने गले में मैंने एक कमीज पहनी है और ये स्कार्फ है, इस पे लिखा हुआ है इंडिया, भारत। सर ने मुझे भी गिफ्ट किया है। आपके सत्यमेव जयते। मैंने कोई गिफ्ट नहीं किया, ये आप हमेशा सत्य कहते हैं, इसीलिए आपके लिए थैंक यू सर। बहुत अप्रोप्रिएट है। तो मैं एक रोटरी क्लब को बॉम्बे में बात कर रहा था, डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस था या शायद इंटरनेशनल, तो बहुत से लोग थे, पिछले साल की बात। तो वहां पर इतना प्रेरित होकर एक महिला मिसेस सेठी, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं एक कंपनी शुरू कर रही हूँ और एक कंपनी उन्होंने बनाई, उसका नाम है लव माई इंडिया, LUV माई इंडिया। और ये स्कार्फ बनाते हैं, कमीजा बनाते हैं। दीपक सर बहुत प्रमोशन कर रहे हैं। सॉरी, दीपक सर प्रमोशन कर रहे हैं। हाँ प्रो कमेंट में कहेंगे लोग। नहीं करूँ क्या करूँ? करिए ना, मैं बस कह रहा हूँ दीपक सर के बारे में करेंगे लोग कि मैं खुद ही पहने हूँ। तो इन्होंने एक ये कंपनी शुरू कर दी, लव माई इंडिया, और उनके प्रोडक्ट, मैं उनका चीफ मेंटर, और मैंने उनसे पूछा कि आपके प्रोडक्ट्स कैसे बिक रहे हैं, मैं बताता हूँ आपको। उन्होंने कहा ऐसे बिक रहे हैं कि ये राइट टाइम पे मैंने लॉन्च किया, क्योंकि भारत के लोग अब कहना चाहते हैं, अपनी भारतीयता को यहाँ पहनना चाहते हैं, लोग ओन करना चाहते हैं। लोग खुद प्रमोट कर रहे हैं। वी वॉन्ट टू शो द वर्ल्ड दैट वी आर इंडियन। अरे हमारा पासपोर्ट होता था, लोग जाते थे, बड़ा शर्मा के जाते थे, भाई इंडियन पासपोर्ट है। आज तो छाती ठोक के जाते हैं। जो लोग कहते हैं इंडियन पासपोर्ट है, पता नहीं ये क्या करेगा, आज कहते हैं आइए ना जनाब, आइए मेरे घर में। सर इसी से जुड़ा हुआ, जैसे आप ये बता रहे हैं कि इसमें चंद्रयान का भी किस्सा है, इसमें भारत की बढ़ती इकोनॉमिक ताकत, भारत जो ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रहा है, इतनी तमाम सफलताओं, इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता थी, इस सबको हर भारतीय को सेलिब्रेट करना चाहिए, उस पे 100%। गौरव करना चाहिए। लेकिन हमारे पास जयचंद हैं। यस यस, वही मैं कह रहा हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे काम पर, हमारी सफलता पर सवाल उठाते हैं। तो आपको जो दूसरे देशों के लोग हैं, आपके दोस्त हैं, राजनयिक होंगे, राजदूत होंगे, वो क्या कहते हैं? वो यही कहते हैं कि हमें भारत की तरह बनना है। आप लोगों ने लोकतंत्र नहीं छोड़ा, आप मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस, मल्टी एथनिक सोसाइटी। मिसाल के तौर पे अरब लीग, लीग ऑफ अरब स्टेट्स, नाम सुना है? 22 देश हैं, एक भाषा बोलते हैं, उसका नाम अरबी है। हम एक देश हैं, 22 भाषाएं बोलते हैं। वो कहते हैं ये सब कुछ आप कैसे कर रहे हैं? देखिए, ये भारत की ताकत है। भारतीय होना एक बहुत बहुत मायने रखता है। और मैं उनको ये भी कहता हूं कि हम भारतीय इसलिए नहीं है कि हम भारत में जीते हैं, हम भारतीय इसलिए हैं कि भारत हमारे दिल में बसता है। हम जहां जाते हैं भारत को अपने साथ ले जाते हैं। और आज तो सर एक चीज मैं आपको बताता हूं जो शायद इतनी लोगों को इस पे ध्यान नहीं दिया। जब मैं मलेशिया में पोस्टेड था, मैं वहां पे था 94 से 97, तो वो बहुत तंग करते थे इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को, वीजा देने में, ये है वो है, बहुत बहुत अपने आप को सोचते थे कि सारे भारतवासी आके मलेशिया में बस जाएंगे। सिंगापुर जो उनका पड़ोसी है, दोनों आसियान के मेंबर हैं, लेकिन आपस में भी तानाखींची होती रहती है। तो उसने कहा कि यार ये भारत के लोग सिंगापुर जाते हैं, बॉम्बे वाले फिल्म इंडस्ट्री जाते हैं स्विट्जरलैंड फिल्में बनाने। हाँ, तो बोला आप सिंगापुर आइए ना। तो हमारे लोग वहां जाने लगे, करीब पड़ता है। अब मलेशिया वालों ने देखा यार ये क्या बात है, ये तो वहां जाके पैसा खर्च कर रहे हैं, मैं तो कर नहीं रहा। तो फिर उनके मंत्री आए, बॉम्बे गए, जो मुझे बताया गया था। तो बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्री वालों से मिले, तो उन्होंने कहा साहब आपके पास नहीं जाएंगे, आप तो वीजा देने में बहुत तंग करते हैं। कहते जी मैं घर आके दूंगा वीजा आपको। अकल आ गई कि बहुत पैसा खर्च कर। क्या कहावत है बेटा, राजों का राजा रुपया, सबसे बड़ा रुपया। मेरे मित्र है बिल्लू भाई क्लिंटन, अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते थे, इलेक्शन लड़ रहे थे, लोगों ने कहा आपको वोट क्यों करें? बिल्लू भाई क्लिंटन, बिल्लू भाई। तो बिल्लू भाई ने, जब लोगों ने कहा आपको वोट क्यों करें, बोला अरे बेवकूफ, आर्थिक व्यवस्था, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड, मैं आर्थिक व्यवस्था को उठाऊंगा, आप लोग खुश हो। ये भारत की ताकत है, जब आपकी इकोनॉमी तगड़ी है। नहीं तो मुझे ये बताइए, हमारे लोग जो जाते हैं, मिसाल कह रहे हैं जो डेड इकोनॉमी है, कहने दो उसको, हमारे लोग जो काम करने जाते हैं, वो तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ना, वो गुस्सा आ गया था, कह दिया। यहाँ वाले भी कह रहे हैं। वो तो उसकी नकल करते हैं ना, उनके लिए तो वो भगवान है। जब कोई तारीफ करेगा भारत की, बोलेंगे अरे गधा है, बेवकूफी। जब कुछ आलोचना करे कितना अच्छा आदमी। पता नहीं इनकी दुश्मनी ऐसा क्यों सर? मैं बताता हूँ सर, ये एक मैं आपको दूसरी चीज कहने लगा था, अपने देश को कैसे कोई, मैं बताता हूँ सर। एक जर्मन का शब्द है शादनफ्रॉयड, अंग्रेजी में इसको कहते हैं एपिकैरेकेसी। अगर कोई तरक्की कर रहा है, कुछ दुखी आत्माएं हैं जो उससे जलते हैं, भले ही आपका भाई हो, ये बीमार लोग हैं।
आप और मैं, अगर कोई भी भारत का व्यक्ति नहीं, मुझसे जिहादिस्तान के कई लोग कहते जी हमने ये कामयाबी हासिल करी, मैं कहा मुबारक हो, मुझे बड़ी खुशी है। अगर आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ जाए, आप भूखे नहीं मरेंगे, मैं तो ताली बजाऊंगा, मैं तो भांगड़ा करूंगा। आप जलते क्यों हैं? ये जलन सब मैं बताऊं आपको, ईर्ष्या जो होती है ना, मान लीजिए कि इस व्यक्ति की इसके साथ ईर्ष्या है, ठीक है सर, ईर्ष्या इसके दिल में है दूसरे की कामयाबी में। इसका मतलब, मेरे गुरुजी ने कहा था, इसका मतलब है ये व्यक्ति जहर पी रहा है और सोचता है कि दूसरा मर जाएगा। आप ये मानते जहर हैं कि मैं पी रहा हूं क्योंकि मैं उससे जलता हूं, पर सोचता हूं वो मर जाएगा, वो नहीं मरेगा। आप ये मानते हैं सर कि मोदी से नफरत के चक्कर में कुछ लोग देश से नफरत देश के साथ क्यों नफरत करते हैं भाई? मोदी साहब खुद कहते हैं मेरा पुतला जलाओ, दीपक बोरा का जलाओ, इसका जलाओ, उसका। देश के साथ क्यों नफरत करते हैं? बीमार हैं ये लोग, पैसा मिलता है बाहर से। अभी संसद में कह दिया बालाकोट ऑपरेशन को लेकर और सिंदूर के ऑपरेशन को लेकर कि ये मैजिशियन ने किया था। मैजिशियन ढिंढोरा पीटता है इसका। कहने दो, बीमार हैं ये लोग। और इतिहास के कूड़ेदान में इनको रोंग के फेंक दिया था। कोई भारतवासी इनकी बात नहीं सुन। और कुछ लोग हैं इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, या वो जो भी करते हैं, कि उसके इतने करोड़ फॉलोअर्स हैं। मुझे किसी ने बताया, आपको बताऊं एक मजा चीज, जब मैं अमेरिका में पीछे गया था तो एक व्यक्ति आया था, कहता मैं आप ही के पॉडकास्ट की जिक्र कर रहा, मैं देखता रहता हूँ। कहता ऐसा करें, कितने 10-15 करोड़ चाहिए आपको व्यूज, लाइक्स? मैंने कहा कितने पैसे लगेंगे? कहता वो आप छोड़िए, पैसे लाइए और हम बनाते जाएंगे बॉट्स, आर्टिफिशियल। ओके, हाँ, तो कहता कि उसमें कोई बात नहीं, ये नहीं है वो अगर बढ़ता चला जाएगा। वो कहता है कि 2 करोड़ में लोग मुझे फॉलो करते हैं, ये नहीं है कि 2 करोड़ लोग हैं, वो तो आर्टिफिशियल है सब कुछ। नहीं, मेरा मानना है ऐसा, जिस देश, अब भारत की सरकार से जितने मर्जी नाराज हो, सरकार को बदल दें भाई, 5 साल में इलेक्शन होते हैं, देश तो अमर है ना, उसके साथ क्यों नफरत करते हैं? ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर भी है क्या देश के नहीं। अंदर, और इसको आप एक आंतरिक खतरे की तरफ देखते हैं? मेरा मानना है ये आइडियोलॉजिकल वॉर नहीं है, ये मेंटल वॉर है। इनका दिमाग खराब है और ये आइडियोलॉजी इनकी एंटी इंडिया है, अगर उस तरह से आप देखना चाहें। भारत तो अमर है भाई, हम तो चले जाएंगे। देखो टाइगर लोग जो बकवास लिखते हो, आप भी 10, 20, 30 साल में चले जाओगे। क्या चाहते हो लोग आपको, आपके बच्चे कैसे याद रखें? लो कहानी सुन लो मेरी, बताऊं सर। एक ये हीरा मोती था जिसने हीरा का कांड किया था और अब ये इंग्लैंड के जेल में बैठा हुआ है, उसका नाम मुझे पता नहीं। ओके, 2 भाई थे। क्या? हाँ, 2 भाई। एक क्या मेहुल चौकसी, नहीं, मेहुल चौकसी, और एक और था मोदी, ललित मोदी, नीरव मोदी। नीरव मोदी, यस सर। हाँ, वो हीरो होने का काम। ये सर, हाँ सर। एक दिन क्या हुआ, अजीब सी बात है, मुझे किसी ने बताया था ये कहानी। तो कहता है कि उसकी पोती भी उसी स्कूल में पढ़ती थी न्यूयॉर्क में, जिसमें ये नीरव मोदी का बेटा पढ़ता था। तो कहता है कि एक दिन मेरी पोती मुझसे आके कहती है कि दादा, ये नीरव मोदी क्या डाकू है? मैंने कहा बेटी तेरे को क्यों मैं तो पता नहीं कौन है, भारत में इसके पीछे सरकार पड़ी। नहीं, मेरे स्कूल में कह रहे थे कि इस लड़के का जो बाप है वो डाकू है, चोर है। अब चलिए, जो हुआ हुआ, नहीं होना चाहिए था। वो बच्चा क्या सोचेगा? मोदी साहब, आपका बेटा, उसके जो आत्मा पे चोट लगी है ना कि उसका बाप बदमाश है, सोचा था कभी आपने जब बेईमानी कर रहे थे कि आपका बच्चा क्या सोचेगा? अब मैं बताता हूं क्या सोचेगा। और भी कुछ लोगों के साथ हुआ जिन्होंने बेईमानी किया, वो भी उसी देश में बैठे हुए हैं। उनके बच्चे यहाँ ड्रग्स में चले जाते हैं, ये करते हैं या वो करते हैं, क्योंकि वो आंख से आंख मिला नहीं सकते। उस बच्चे की आत्मा पे चोट लगी। आप समझ रहे सर मैं क्या कह रहा हूं? तो ये कहानी मुझे बताए, मुझे बहुत बुरा लगा उस बच्चे की। अब पता नहीं कहां पर है, बाप तो उसका जेल में है। क्या मिल गया आपको? सर एक और ऐसे थे, उनका नाम नहीं बताऊंगा, मेरे मित्र थे, उन्होंने भी कोई बेईमानी की, अब तो उनका निधन हो गया है। चलिए बता देता हूं, वो सहारा वाले थे एक, वो भी कुछ किया, भाग गए, फिर वापस आए, सजा हुई, जेल रहे, अपना जो कुछ उन्होंने हिसाब चुकाना था वो किया, और भी केसेस चल रहे थे, फिर उनको थोड़ी देर के लिए बेल पे छोड़ दिया, फिर मर गए। मैं ऐसे आदमी के बारे में इतना कहूंगा, कम से कम उसने गलती की है तो वापस आके उसने सजा भी भुगती है। भगवानों के साथ मेरी कोई सिंपैथी, अगर गलती आपने की है, गलती है, आइए सजा भुगती। आज के दौर में, आज के समय में भारत जब आप देखते हैं, भारत की सैन्य ताकत, भारत की आर्थिक ताकत,
भारत का बड़ा सोशल ताकत, वैश्विक ताकत। बच्चों की ताकत। 34 करोड़ विद्यार्थी हैं इस देश के पास, 34 करोड़। अमेरिका की आबादी है, हर 4 भारतवासियों में से 1 विद्यार्थी है। ये तूफान है, भारत की जवानी का तूफान। और इस बीच में सबसे बड़ा खतरा क्या लगता है सर आपको? मुझे सबसे बड़ा खतरा इस समय ये लगता है, अगर ये बच्चे जो हैं, जो अब हमारे समाज में आ रहे हैं, अगर इनको गुमराह किया जाए, वो खतरा है। बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं किस तरह से? गलत अफवाहें फैलाने की कि जी उसने ये कर दिया, हमारे अगेंस्ट ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन मैं जब भी जहां जाता हूं, 3 करोड़ बच्चों से मैं बातचीत कर चुका हूं कि अपने कान और आंख खुले रखिए, किसी दूसरे पे मत जाइए। वो तो कहेंगे। अब देखिए, आर्थिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, ये जो साल है 2026 में पूरी दुनिया 2% ग्रो करेगी, हम लोग शायद 8 या 8.5% करेंगे। सर ये कैसे हो रहा है? कुछ तो हम सही कर रहे होंगे जो हम इतना ग्रो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी पश्चिमी देशों की जो अखबार है, अजी आप सब गलत कर रहे हो, ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक। और टाइगर, अगर हम सब गलत कर रहे हैं, फिर हम आगे कैसे बढ़ रहे हैं? अगर इसे, आपसे कह रहा हूं, अगर इसे समझ सको, मुझे भी समझाना। मैं तो अर्थशास्त्री हूं, मुझे समझ नहीं आता कि अगर हम सभी कुछ गलत कर रहे हैं तो डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। तो बच्चों से यही कहूंगा, नौजवानों से यही कहूंगा कि देखिएगा क्या हो रहा है, फिर अपना फैसला करिए, किसी की बात पर मत जाइएगा। आप जाइए, 34 किलोमीटर हाईवे एक दिन में कौन बनाता है? मैं बनाता हूं। 8 नए हवाई अड्डे साल में कौन बनाता है? मैं बनाता हूं। 12 किलोमीटर रेलवे लाइन एक दिन में कौन बनाता है? मैं बनाता हूं। 2 नए कॉलेज प्रतिदिन कौन खोलता है? मैं खोलता हूं। 3 विश्वविद्यालय एक महीने में कौन खोलता है? मैं खोलता हूं। ये सब देखिएगा, सड़कें देखिए भारत की, ट्रेनें देखिए भारत की, और दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन भारत में बनी हुई, पटरी पे उतर जाएगी थोड़ी देर, कुछ ही महीनों में। ये सब भारत में चमत्कार हो रहे हैं। चंद्रयान की आप बात कर रहे थे, गया जहाज कोई पहले नहीं किया। सबसे ज्यादा सैटेलाइट उपग्रह दुनिया में लॉन्च कौन करता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 450 सैटेलाइट 35 देशों से। अरे घमंड, गर्व करिए इस पर, घमंड नहीं, गर्व करिए। ये भारत है। ये अब टेक्नोलॉजी दूसरे देशों को देता, भारत किसी देश से मदद नहीं लेता, 150 देशों की मदद करता है। चीनियों ने अपना विजिटिंग कार्ड 200 देशों को भेजा था, उस पर लिखा था महामारी। हमने भी 200 देशों को भेजा, उस पर लिखा था वैक्सीन। डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये भी पोस्ट किया था पिछली बार जब फर्स्ट टर्म में कि भारत तो महान था, हम भारत को नहीं भूले। बहुत से देशों ने हमारी सराहना की क्योंकि हमने वैक्सीन उनको मुफ्त में दी थी। आप जो मर्जी नाम इसको दे दीजिए, वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम था। जी, भारत वैक्सीन डिप्लोमेसी कर रहा है। और यार, मैं अपने घर में किसी को भोजन पे बुला, आप कह रही है फूड डिप्लोमेसी कर, क्या बकवास करते हो? क्यों हर चीज की आलोचना करते? सर क्या आप ये मानते हैं कि डेमोक्रेसी के साथ कुछ समस्याएं आती हैं? और चीन, मैं आपको कुछ लोगों बता का देता हूं, लॉजिक है कि चीन की डेमोक्रेसी कितनी अच्छी है। देखिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता। बातचीत हो रही थी एक अमेरिकन के बीच और एक चीनी के बीच। तो अमेरिकन चीनी को कहता है, देखो जी तुम्हारी तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। तो चीनी कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, पूरी डेमोक्रेसी है, फ्रीडम है। अमेरिकन कहता है, देख मैं अपने देश में खड़ा होकर कह सकता हूं कि अमेरिका का राष्ट्रपति गधा है, मैं कह सकता हूं। चीनी कहता है, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं भी अपने देश में खड़ा होकर कह सकता हूं अमेरिका का राष्ट्रपति गधा है, मुझे भी कुछ नहीं होगा। ये डेमोक्रेसी किसना? आपको पता है, हर 3-4 दिन है उसने अपने 5-6 जनरल और को बर्खास्त कर दिया। सर उसके पास क्या जनरल की फैक्ट्री लगी हुई है? तो क्या कभी-कभी आपको लगता है कि चीन का सिस्टम ठीक है ऐसा? बकवास है उसका सिस्टम। अल्टीमेटली जब आपके पास पैसा, जब आपके पेट खाली होता है, तो फिर आप समझौता करते हैं सरकार के साथ कि भाई तू मुझे खाना दे, मैं तेरी मुखालफत नहीं करूंगा। जब पेट भर जाता है, आपको आजादी। सर मैन इज बॉर्न फ्री। मुझे आजादी चाहिए सर, मैं वो करना चाहता हूं, किसी और का नुकसान ना हो, बट आई वॉन्ट टू लिव फ्री। लेकिन हम जैसे लोगों को के मन में कभी-कभी ख्याल आ जाता है सर कि जैसे इंडियन आपने आर्मी दे- ऑपरेशन सिंदूर कर रही है, हाँ, और उसी समय हमारे यहाँ बैठे लोग दुश्मन की भाषा बोलने लगते हैं। 100% क्यों? बट सर अगर चीन का सिस्टम आप लेंगे, वो सिर्फ एक ही बार में नहीं होगा ना, वो तो फिर हर जगह हो जाएगा। आप ही के लोग, आपको याद होगा एक हमारी लीडर होती थी, उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, कितनी मुखालफत की थी उसकी, यहां तक कि नसबंदी भी कराई थी, याद है आपको? और लोगों का नारा था, सर कटा सकते हैं, नस कटा सकते हैं। नहीं, बहुत मजाक करते थे हम लोग उस समय। लोगों के मन में आ जाती है बात की। नहीं सर, मैं तो गया हूं उस देश में, मैं तो सोवियत संघ के जो कितने टूटे हुए हिस्से थे वहां सर्व किया।
डेमोक्रेसी के अलावा आजादी चाहिए हम लोगों को। तो ऐसे लोगों को कंट्रोल कैसे करेंगे आप? अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे। भारतवासी उनको बाहर फेंक देंगे, जैसे मक्खी चाय के प्याले में गिर जाती है, आप निकाल के बाहर फेंक देंगे। इनकी बात मत सुनिएगा, इनको कहने दो जो ये कहते हैं। अगर ये पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं खेल ही दीजिए, आप वही करिए जो भारत के लिए सही है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि इस पार्टी का समर्थन करिए, उसका करिए, भारत का समर्थन करिए। अपनी तरफ से मैं बता देता हूं, अब मैं 75 साल का हो गया सर, पता नहीं कितनी देर इस धरती पर अभी रहेंगे आप। आपका अभी धन्यवाद। इतना अगर किसी ने मुझसे पूछा, या उसने मुझसे पूछा जब ऊपर जा क्या चाहता है, 3 चीजें मांगूंगा। भारत में मेरा जन्म हो, फिर से भारत का राजदूत बन, और फिर से बार बार डीएनपी न्यूज नेटवर्क पे आने का मुझे सौभाग्य देना। आशीर्वाद है सर, मतलब तो ये एक चीज है कि आपका जन्म भारत में हुआ है ना, आपकी लॉटरी लग गई है, इसका फायदा उठाइए। मैं आपको एक चीज बताता हूं, लोग कहते हैं भारत विश्व गुरु, ये वो बकवास करते हैं ना। क्यों कहते हैं सर? अच्छा, विश्व गुरु मजाक मैं उड़ा बता रहे नहीं हैं रहा, वो बेवकूफ है, पता नहीं है भारत के इतिहास मान, वो गोरों की तरफ से देखते हैं, गोरों के नजरिए से। एक चीज बताता हूं, भगवान शिव ने विष पिया था कि नहीं पिया था? गला नीला हो गया, नीलकंठ कहते हैं। अपने आप को बचाने के लिए किया था, भारत को बचाने के लिए किया था, या पूरी दुनिया को बचाने के लिए? अगर पूरी दुनिया को भगवान शिव ने बताया विश्व गुरु, तो हम उस समय भी थे। भारत की परंपरा हमेशा ये रही है। जॉर्जिया में मैं आपका राजदूत था, ये कहानी सुन लीजिएगा। वहां के राष्ट्रपति, अब उनका निधन हो गया, एडवार्डो शेवरनाडजे ने मुझे बुलाया कि डिनर हम खा रहे थे। मुझे कहता है, मिस्टर एम्बेसडर, जितने लोग इस धरती पर पैदा हुए हैं सबकी 2 मातृभूमि है। मैंने कहा राष्ट्रपति, मैं समझा नहीं। कहते जितने इस धरती पर इंसान है सबकी 2 मदरलैंड है, एक जहां उसका जन्म हुआ है और दूसरा भारत। क्या बात कह गया। ये भारत सबकी मां है, हम लोग सब प्रेरित होते हैं भारत से, इसको मत भूलिएगा। तभी तो मैं कहता हूं लॉटरी लग गई आपकी और मेरी कि इस देश में मेरा जन्म हुआ है, बार बार इसी देश में हो। सर, जब हम ऊर्जा जरूरतों की बात करते हैं, जैसे आपने रिएक्टर ब्रीडर की बात की, और अभी जैसे हॉर्मोज में जो बवाल चल रहा है, और जो गैस की हमने सबक सीख लिया है। ऑयल की दिक्कत, अब आपने कहा ना कुकिंग गैस की बात कर रहे थे, हाँ। लोगों ने 10,000 का या 5,000 सिलेंडर का, इसका मतलब सिलेंडर की शॉर्टेज नहीं थी, लोगों ने तो काला धंधा किया है, काला बाजारी। अभी भी वो 3,000 4,000 लोग खरीदते हैं, बेवकूफ हैं। अब मेरे को देख लीजिएगा, मेरी पत्नी और मैंने फैसला किया, वैसे भी हम लोग सोलर कुकर यूज करते हैं। हाँ, तो वो कहेंगे दीपक वोरा जी के पास पैसा है, वो डिप्लोमेट पैसा नहीं है। कर लीजिए जो करना है। बिल्कुल, मैं सोलर कुकर यूज करता हूँ, महंगा नहीं है। हमारे और फिर पास हमने सुविधा फैसला नहीं किया है, कि हम पैसा खाना नहीं है। पकाएंगे नहीं, हम फ्रेश फ्रूट खाएंगे। आजकल तो वो जो आपकी क्विक डिलीवरी फिर वो आपको कहेंगे कि फ्रूट का पैसा महंगा लगेगा, आपका आप फ्रूट अनाज का पैसा एफर्ट कम कर पड़ेगा। लीजिए। अरे अगर आप 5,000 रुपए का एक्स्ट्रा सिलेंडर का दे रहे हैं, तो फिर आप अनुमान लगा लीजिए कितना 1 किलो आपका अनाज आता है, उसको भी तो फैक्टर करिए। खरीदिए, उससे फ्रूट खरीदिए, जी, जिससे सिलेंडर खरीद रहे हैं उससे फ्रूट खरीदिए। उसे फ्रूट ने खरीदे, अब किसी और पे जाके फ्रूट खाइए। अभी तो हम लोग कह रहे हैं इंडक्शन करिए, और फिर वो कौन सा वो पीएनजी। लोग आपसे ये भी कहेंगे कि फिर मतलब कुछ भी करेंगे, सरकार की आलोचना नहीं करेंगे। सरकार की आलोचना तब करूंगा अगर सरकार कोई गलत काम करे। बहुत से गलत चीजें हमने की है। अरे अब मैं इस समय तो बताऊंगा नहीं, चिट्ठा नहीं दूंगा, लेकिन गलत चीजें की हैं। मेरा अपना मानना है, ये गलत था, वो गलत था, फॉरेन पॉलिसी में ये गलत किया, ये सही नहीं किया, वो सही नहीं किया, लेकिन फिर हमने अपनी गलतियों से सीखा। भाई, एक अंग्रेजी की कहावत है, मैं उसका हिंदी में अनुवाद करने की कोशिश करता हूं, कि वो नशे में नहीं है जो पी के गिर जाता है फिर उठ जाता है और पीने के लिए, वो नशे में है जो गिरा ही रहता है, ना उठ सकता है ना और पी सकता है। तो अपनी गलती से अगर आप सीख जाओ, he is not drunk who falls to the floor and can rise again to drink some more. He is drunk who fallen lies, can neither drink and neither rise. ये मैंने अनुवाद करके बताया कि भाई अगर आप उठोगे नहीं, अगर आपने गलती कर दी और वहीं लेटे रहोगे, तो फिर आप तो बेकार के हो। लेकिन गलती से अगर आप सीख जाओ
उसको इंसान कहते दीपक सर, अगर भारत के दोस्त की बात की जाए, हम लोग 1971 सुनते हैं कि रशिया ने कैसे हैं। सोवियत संघ ने सोवियत संघ ने कैसे अपने वॉरशिप्स भेज दिए यूएस नेवी के सामने, और बार बार फिर एक और जिक्र आता है करगिल वॉर का, जिस समय इसराइल ने हमारी मदद की थी। इसराइल और रशिया ये दोनों भारत के दोस्त हैं। इन दोनों बहुत को आप करीबी दोस्त हैं। इन दोनों को आप कैसे देखते हैं? और दूसरा, जो रूस और इसराइल के संबंध हैं वो बड़े पेचीदा हैं। वो भी बहुत तगड़े संबंध हैं। वहाँ पे यहूदियों की बहुत बड़ी कम्युनिटी होती थी, कई छोड़ के चले गए। मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था एक लड़का, उरियल कोलेट उसका नाम तो था। क्या आप किसी को पहला दूसरा कर सकेंगे कि ये नंबर ये डिस्टिंक्शन करना बड़ा मुश्किल होता है। डिप्लोमेसी में हम ऐसी लिस्ट नहीं बनाते। हम ये कहते हैं कि भारत के बहुत से दोस्त हैं। डिफेंस का जो मामला है, रूस के साथ संबंध, इसराइल के साथ, इसराइल की एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री थी, महिला, उसका नाम मेरे को अभी स्लिप कर, अभी आएगा। खैर, पहली प्राइम मिनिस्टर थी इसराइल की, लेडी प्राइम मिनिस्टर, और बहुत तगड़ी औरत थी। तो हमारी, जब हमने 90s में, तब रिटायर हो गई थी, गोल्डा मेयर। ओके। तो उनसे हमारा एक डेलीगेशन गया था कि भाई अब हम आपके साथ संबंध पूरी तरह से नॉर्मलाइज कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस। तो उसने जवाब दिया कि हम तो कब से आपका इंतजार कर रहे थे, आप तो आए नहीं। भारत के बारे में बोला। भाई मेरे परिवार में, ललित साहब, मेरे अपने एक्सटेंडेड परिवार में, मेरे पास तो एक यहूदी दामाद है सर। हम बहुत प्यार करते हैं उससे, और नेक इंसान। एक मुस्लिम बहू है हमारी। अब बताएं सर कि हम लोग कौन है जो सब धर्मों को स्वीकार करते हैं? ये तो ताकत है इस देश की। अच्छा, एक और बात है कि जो इजरायलीज हैं उनके अंदर इंडिया को लेकर अलग सी फीलिंग है, बहुत प्यार और करते हम हैं, इंडियंस को भी लगता है कि इजरायली हमारे भाई। ऐसा क्यों है सर? क्योंकि एक यूहाना क्या हमारे दुश्मन एक तरह के हैं? क्या ये कौन? भी एक वजह है? कौन? दुश्मन एक जैसे हैं, जैसे पाकिस्तान। हाँ, उनको बेटा मैं बताता हूँ। यूहाना स्पेक्टर एक एथनोम्यूजिकोलॉजिस्ट थी, इसराइल के, मैं मिला हुआ था। उन्होंने एक फिल्म बनाई। ओके। उस फिल्म में उन्होंने कहा है कि जुडाइज्म यानी यहूदियों के इतिहास में सारे देशों ने उनको सताया है, सिर्फ भारत ने नहीं सताया। ये तो उनकी फीलिंग है। मैं लद्दाख जाता हूँ, मैं कश्मीर जाता हूँ, मैं गोवा जाता हूँ, भरे हुए हैं इजरायलीज को जो अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग खत्म करते हैं, फिर इनको सिविल लाइफ में जाने से पहले ढेर सारे पैसे मिलते हैं, आगे खर्च करते हैं। ओके। वेरी फ्रेंडली पीपल, बहुत पसंद करते हैं भारत को। जब भी मैं जाता हूँ इंडिया, ऑलराइट, या वी आर फ्रेंड्स, हम लोग दोस्त हैं बिल्कुल। और इसीलिए अगर इजरायली भी दोस्त, ये अभी नेतन्याहू ने भी कहा, प्राइम मिनिस्टर को, हाँ कि हाँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी। ये हिब्रू भाषा में अगर इजरायली लोग देख रहे हैं, आम इजराइल खाई, इसका मतलब होता है इजराइल जिंदा है, इजराइल के लोग जीवित रहे। ले पिज़्ज़ाखॉन इजराइल, आपकी जीत होगी, आप लड़ रहे हैं अपने अस्तित्व के लिए। ये मैं हिब्रू भाषा में बोल रहा हूँ। या इजराइल खाई, कि इजराइल लिव्स, इजराइल कहीं नहीं जाएगा, लड़ते रहिए, आप बहुत बहादुर लोग हैं और भारत पूरी तरह से आपका समर्थन करेगा। अभी बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा था कि भारत इकलौता देश है जहां कभी भी यहूदियों के साथ कुछ नहीं हुआ, और इकलौता देश जहां पर यहूदी पले बढ़े और आगे बढ़े। वो बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं इस बात। बहुत रिस्पेक्ट करते हैं भारत की, बहुत इज्जत करते हैं हमारी, हम भी उनकी इज्जत करते हैं। और जो आम भारतीय है वो गांव में बैठ के छोटे से देश इजरायली को अपना वो मानता है, दोस्त मानता है। बिल्कुल ये दोस्त कैसे? और मतलब कई कबीले भी थे, कहते हैं वो लॉस्ट ट्राइब्स ऑफ इजराइल, कुछ कहते हैं वो नॉर्थ ईस्ट में हैं बैठे, कुछ यहाँ बैठे हैं, वहां पे बहुत से लोग हैं। अच्छा सर, जो मैंने जैसे रूस का कहा, रूस और इजराइल इन दोनों के लिए फीलिंग्स हैं इंडियंस में। 100%, क्योंकि इन लोगों ने कभी हमारे साथ धोखा नहीं किया है। बहुत से और देश हैं जिन्होंने धोखा किया हमारे से, इन्होंने कभी हमारे साथ धोखा नहीं किया। यही तो असली चीज है। कभी हमें इन्होंने लेट डाउन नहीं किया। 99 में तो जब कारगिल का जंग हुआ था, इजरायलियों ने तो बहुत मदद की थी। आज तो वो बातें सामने आती हैं, स्मार्ट बॉम्ब दिया, लेजर गाइडेड, ये वो बहुत सी चीजें। तो हमने कभी सोचा नहीं था कि इन चीजों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन जब आपका दुश्मन, एक चीज है, भारत में कई लोग हैं जो जिहादिस्तान की तारीफ करते हैं, दोस्ती करो, ये करो, अमन की आशा। अमन की निराशा होगी ना वो तो जिहादिस्तान में बस एक आइडियोलॉजी है, भारत को तंग करो। चाहे वो बच्चा है, चाहे वो 300 साल का बुजुर्ग है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, बस एक बच्चे को लिटरली स्पीकिंग, और जितने हमारे इस्लामिक समुदाय के लोग ये देख रहे हैं, आप क्षमा करें,
आप बच्चे को जिहाद इस्लामी क्या कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूल वाला, मैं हिंदुओं को मारूंगा। क्यों भाई, क्यों भाई, तू तो भगवान को याद कर। ये हिंदुओं को कहां से बीच में ले आता है? इतनी नफरत क्यों है आपके मन में? खुद सोचिए। नफरत के साथ आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अरे अपने देश के विकास के बारे में सोचिए। जब मैं अपना रेडार ऑन करता हूं, टीवी सेट ऑन करता हूं, कंप्यूटर ऑन करता हूं, मैं चीन देखता हूं, रूस देखता हूं, अमेरिका देखता हूं, अफगानिस्तान देखता हूं, मालदीव, श्रीलंका, आप लोग ऑन करते हैं, आपको सिर्फ भारत नजर आता है। ये ऑब्सेशन क्यों है मेरे साथ? भाई तू चला गया, जा, मेरे को वापस नहीं चाहिए। सर मेरा परिवार था। जो इतिहास है वो इतिहास को बदल नहीं सकते, बट मैं इतना ही कहूंगा, अच्छा हुआ कि जो कुछ होना था वो। सर कूटनीति में एक बात कहते हैं सॉफ्ट पावर, भारत को लेकर हमेशा कहा गया सॉफ्ट भारत पावर, की सॉफ्ट पावर बहुत पावर। हार्ड है। ये सॉफ्ट पावर का मतलब नहीं है कि हम पुछ करते हैं। दोनों नए हैं। लोगों ने तो यही बना के रखा था। दोनों हैं हमारे पास। जो लोग कहते हैं सिर्फ सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट करना, फिल्में दिखा दो और म्यूजिक दिखा दो, नो सर। हाँ, बॉलीवुड सॉफ्ट पावर है। सॉफ्ट पावर तो है, नो क्वेश्चन, पर उसके साथ साथ ये भी है, हार्ड पावर भी बहुत है, इकोनॉमिक पावर भी बहुत, सोशल पावर भी बहुत है, डेमोग्राफिक पावर बहुत। दुनिया का सबसे ज्यादा लोग तो भारत में रहते हैं। पता है आपको मजेदार चीज बताऊं? भारत की मीडियन एज 29 है, यानी 70 करोड़ भारतवासी मेरी उम्र के हैं, यानी 29 से कम के हैं और 70 करोड़ भारतवासी 29 से ज्यादा है। आपके फैंस ये सुन के खुश हो जाते अरे थैंक यू वेरी मच। और सबसे बूढ़ा देश जापान है, बड़े देशों में, वहां पे 49 है। तो जापान के राजदूत मुझसे कह रहे थे कि देखो जी, अब हमारी महिलाएं तो बच्चे पैदा नहीं करती। तो मैंने कहा, राजदूत कहने पिछले साल ये फिगर्स उनकी सरकार के आए थे, उन्होंने मेरा ख्याल 7,40,000 बच्चे सर जापानीज मदर्स ने पूरे देश में पैदा किए। पूरे देश में 7,40,000। तो मैं अपने जापानी दोस्तों से मजाक में कहता हूँ, मैं कहा टाइगर क्या बोल रहे हो, पूरे देश में तुमने 7,40,000, उससे ज्यादा तो हम दिल्ली में कर देते। तो मुझे कहते हैं कि भाई आपका समाज प्रोडक्टिव नहीं है। मैंने कहा मत बोलो, रिप्रोडक्टिव है। हम मजाक करते हैं हम लोग एक दूसरे से, अच्छा रहता है। व्हेन यू आर फ्रेंड्स यू कैन जोक अराउंड, यू कैन, क्योंकि दिल में छल कपट नहीं होना चाहिए, मैलिस नहीं होना चाहिए। आप बात करें कि मैं आपके साथ बात करता हूँ, हंसी मजाक करते हैं, तो उसमें मजा आता है मेरे को कि भाई ओपनली हम बात कर सकते हैं। लेकिन जहां पे हर चीज में ये कैसे कर, इंशाल्लाह करें, ये कैसे इंशाल्लाह करें, यार छोड़ दो, अल्लाह को क्यों बार बार तकलीफ देते हो? ही इज वेरी बिजी, पूरी दुनिया चला रहे हैं, आप खुद भी तो मिडिल ईस्ट में ज्यादा ही परेशान है। सर, मिडिल ईस्ट में ज्यादा ज्यादा ही परेशान है। देखिए समय अल्लाह बड़ा बिजी है। पर मिडिल ईस्ट का आज मैं आपको बता देता हूँ, ये जो 2 जहाज, एक लाइबेरिया का और एक पनामा का, जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की, और बाय द वे ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड नहीं है, इस्लामिक है। और कौन सी रेवोल्यूशन को प्रोटेक्ट करेंगे? रुहुल्लाह खोमेनी की, जिसमें इजराइल का कोई अस्तित्व नहीं, जो कहता है मिटा दो उनको, हिजबुल्लाह जैसे कहता है। तो इन लोगों ने 2 जो जहाज उनका अपहरण किया, शायद ऑयल टैंकर्स थे, और अमेरिकन डिस्ट्रॉयर, एक अमेरिकन पानी का जहाज लड़ाकू, जो वो देख रहा था लेकिन उसने इंटरवीन नहीं किया क्योंकि उसको आदेश नहीं मिला था। खैर वो सिस्टम उन्होंने सही कर दिया। मेरा मानना है कि अगले 48 घंटे में मार पड़ेगी, बहुत मार पड़ेगी ईरान। और कौन भाग लेगा? ये भविष्यवाणी नहीं करता सर, लेकिन एनालिसिस है। इजराइल और अमेरिका मिलेंगे और खाड़ी के देश मिलेंगे, सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, कतार, कुवैत मिलके ठोकेंगे। ये ईरान से तंग आ चुके हैं, ये अब मौका है। सर अभी जो समझाइश हो रही थी कि मीटिंग, इसमें जब पाकिस्तान में पहली टॉक्स हुई, इस्लामाबाद टॉक्स, लोगों ने, हमारे यहाँ के लोगों ने हमसे पूछना शुरू किया, विश्व गुरु। अच्छा चलिए, 60 इस समय जंग हो रहे हैं पूरी दुनिया में, काइनेटिक। कौन सा देश है जो जाके वहां समझौता कराएगा? क्यों आप लोग जलते हो अपने देश से? हमारी कामयाबी से क्यों जलते हैं आप लोग? तकलीफ क्या है आपको? अगर हैं विश्वगुरु तो हैं, सारी दुनिया मानती है, आपको क्यों तकलीफ है? अगर वो इस्लामाबाद में बात कर रहा है, अगर शैतान भी मध्यस्थता करा दे, हॉर्मुज को खुलवा दे, तो शैतान का बेटा खुलवा दे, जो आप लोग हैं, मेरे को क्या फर्क पड़ा? मैं तो बांग्ला करूंगा, कोई भी खुलवा दे, अर्जेंटीना खुलवा दे, साउथ अफ्रीका मेरा क्या जाता है भाई? ओ जी, मगर आपने क्यों नहीं कराया? नई दिल्ली में बैठक क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग मध्यस्थता में नई दिल्ली में बैठ जाते। अब देख लिये अब क्या हुआ, वो तो कोई समझौता होने चले गए। पाकिस्तान के मुंह पे कालर थी,
अब दोबारा कहे अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, कोई नहीं आया अभी तक। जब तक हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस समय टाइम जो भी हुआ है, कोई भी नहीं आया सर। कोई नहीं आया। तो फिर वो भारत में अगर हम कहते आ जाओ, कोई नहीं आता, ओ क्यों बुलाया था उनको? ओ यार एक तरफ जाओ, तुम लोगों को इतनी नफरत है अपने देश से, मेरा आपसे अनुरोध है चले जाइए, मत रहिए यहां। भारत को इस समय ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो भारत को मां कहते हैं। भारत मां है। मैं नहीं जानता आप कौन लोग हैं, डाइन की औलाद हैं या किसकी हैं। भारत से नफरत मत करो, हर चीज को आलोचना मत करिएगा। भारत की कूटनीति बेमिसाल है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बता देता हूं। कौन से देश ने आलोचना की थी जब हमने ठोका था जिहादिस्तान? किसी ने की थी? कौन से देश ने अपने सिपाही भेजे थे जिहादिस्तान का समर्थन कर? उससे ज्यादा मैं क्या कह सकता। सर ये ईरान इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका आधार आपको क्या लगता है? वो ईरान की कसम जिसमें ईरान जो ने होगी शुरू से ही धरती पे ठान नहीं ली थी। रहेंगे। अरे बिल्कुल बिल्कुल, शाह के टाइम से वो उस एरिया का सबसे शक्तिशाली देश बनना चाहता था। थर्ड लार्जेस्ट मोस्ट पावरफुल आर्मी मुझे चाहिए। अमेरिका और है, एक सोवियत और चीज, और दूसरे लोग पूछते हैं अब कि ईरान के न्यूक्लियर पावर होने में क्या दिक्कत है? मैं बता देता हूँ न्यूक्लियर पावर होने में क्या दिक्कत है। जाके पूछो खाड़ी के देशों से, जाके पूछो इजराइल से। ये दिक्कत है। जिसने कसम खाई है कि मैं इजराइल को मिटा दूंगा, या तो फिर आप कह दीजिए कि 193 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, सबके पास न्यूक्लियर पावर होना चाहिए। तो कोई बेवकूफ किसी के ऊपर ठोक देगा तो क्या करेंगे आप? बात समझते हैं न्यूक्लियर पावर का मतलब? जाइए नागासाकी और हिरोशिमा जाके देख के आइए। और वो बिग शिट जो भी क्या बाशिट शिट ने साहब जो कह रहे थे दिल्ली बॉम्बे पे हमला करेंगे, बाद में देखेंगे क्या होता है। अब एक गधे जा हाँ नागासाकी, आज तक वहां के लोग 1945 में बॉम्ब फेंके थे, हिरोशिमा जाके देख वहां के लोग क्या सफर कर रहे हैं। ये चीजें नहीं कहते। पता नहीं फिर तूने कौन सा जहर पी लिया है और सोचता है कि भारत का नुकसान होगा। मिडिल ईस्ट में जो शुरू हुआ अभी ये सब, 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी इजराइल चले गए, ठीक है, तो वहां से वो निकले, तो बहुत देर पहले हमने डिसीजन ले लिया था। ये तो नहीं होता कि वहां रात से को- निकले और बमबाजी शुरू हो गई। वो तो उनकी मर्जी है। वो कौन सा कि मुझसे पूछ के किया उन्होंने। हम लोग गए थे क्योंकि बहुत देर से ये प्लान, सर ये विजिट्स होती है ना हाई लेवल की, प्राइम हाँ, लेकिन मिनिस्टर यहाँ वाले कह रहे हैं कि मोदी जी पंप मार के आ गए नेतन्याहू को कि मारो। करो जी, ठोको ढंग से। अब अगर नेतन्याहू इतनी मेरी बात सुनता है तो मैं बहुत कुछ मांगूंगा उससे। क्या बकवास करते हैं। नेतन्याहू से मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ। अगर हम पंप दे के आ गए इसका मतलब तो मेरी बहुत अहमियत है। यू कांट हैव इट बोथ वेज। यहां तो मैं गया, क्यों गए? नहीं जाना चाहिए था। अच्छा आपने उसको पंप किया तो उसने आपकी बात मानी, पर तो अच्छी बात है। सर भारत की विदेश नीति, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आप सबसे अच्छा विदेश आप मंत्री। लंबे समय तक चूंकि रहे हैं, आपका पुराना अनुभव भी है 53 साल। सर। चूंकि आपने 2014 से पहले का भी भारत है, आपका अपना अनुभव भी है, और आज के दौर का भारत भी आप देख रहे हैं। क्या फर्क है, क्या है जो बदल गया और दुनिया उसको रेस्पेक्ट भी करती है? 2014 से पहले इंडिया था, उसके बाद भारत है। क्या बहुत- फर्क है बहुत इंडिया और भारत में? भारत आप अपने 3 चीजें हैं, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता। पहले हमारे पास वो नहीं था, अब है। और अब भारत के नौजवान जो युवा पीढ़ी है वो जानते हैं कि अगर हमने विकसित भारत बनाना है 2047 तक, मेहनत हमको करनी है। सर कोई आके आपका विकास नहीं करेगा, आपको खुद करना है। सर अगर 2047 तक हमने इंतजार किया, आप तो जवान हैं, मैं 75 साल का, मेरी 96 की उम्र हो जाएगी, अभी 21 साल बचे हैं, तो मैं तब तक तो रुकूंगा नहीं। मैं तो उससे पहले ही विकसित भारत देखना चाहता हूँ। तो फिर विकसित भारत के नाम एक गीत गाता हूँ, झलक दिखला जा एक बार आजा आजा आजा। मैं देख तो लूं विकसित भारत कैसा होगा। देख रहे हैं हम हर जगह, इंफ्रास्ट्रक्चर में देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी में देख रहे हैं, स्पेस में देख रहे हैं, डिफेंस में देख रहे हैं, कूटनीति में देख रहे हैं, एजुकेशन में देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह हम देख रहे हैं। मोबाइल कनेक्टिविटी, आपको मालूम है, आप लोग भी सुन लीजिए, 140 करोड़ आबादी के लिए हमारे पास 138 करोड़ स्मार्टफोन्स है। अगर आप किसी को जानते हैं जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, मुझे बताइएगा। यहाँ तक कि कुछ शनिवार हुए तो मेरी पत्नी और मैं आ रहे थे, तो वो किन्नर मैडम रुकी, 4-5 थे, वो ताली बजा के तो आशीर्वाद दिया। मैंने उसे कहा कि भाई मैं पैसे देना चाहता हूँ, आपने इतनी अच्छी बात कही है, लेकिन मेरे पास कैश नहीं है, मैं कैश रखता नहीं हूँ। तो कहती है मोबाइल से भेज दे।
उसने भी रखा हुआ था, दे दिया जो हमने उसको देना था। बेटा 1 सेकंड के अंदर, सुन लीजिए, 1 सेकंड के अंदर, मैं साथ साथ बिस्किट भी खा रहा हूं, 6,600 डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं। 6,600 प्रति सेकेंड। एक दौर में एक मिनिस्टर ने कहा था हो ही नहीं सकता ये। कह दिया तो कह दिया, अब तो बेड़ा फ्राई हो गया उसका। और एक चीज आपको और बताता हूं, 2025 में कैशलेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पैसे के बिना, अमेरिका ने 300 करोड़ किए थे यार। अच्छा यार, 300 करोड़। चीन ने 1700 करोड़ किए थे, क्या बात है। भारत बेचारे ने 12,000 करोड़ किए थे। फर्क देख रहे हैं? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, डिजिटल कैशलेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मतलब कहने का ये है कि डिजिटल इकोनॉमी में, अब तो एआई भी आ रहा है, एआई समिट भी हुआ था भारत में, इम्पैक्ट एआई का क्या है। हमने ये नहीं कहा था डेवलपमेंट कैसी होगी, उसका असर क्या है, उस पर किया। अब जो है डिजिटल इकोनॉमी जो आ रही है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब आए थे, उन्होंने लेस कैश सोसाइटी की बात की, याद है आपको? यस सर। लेस कैश, वही तो हो रहा है। आपके रियल एस्टेट में जो ब्लैक मनी होता था चला गया। और अभी आप देख रहे हैं, क्योंकि मेरे कई बिजनेस में फ्रेंड कहते हैं ब्लैक कैश हम लेते ही नहीं है, कहाँ रखेंगे। तो डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल वर्ल्ड में नंबर 1 है। अब मेरा भाई आया अमेरिका से, बड़ा भाई है, बिस्किट भी खा रहा, रात को 3 बजे उठा, टाइम डिफरेंस, कहता दीपक मुझे भूख लग रही है। मैंने यार 3 बजे, चुप करके सो जा। कहता नहीं मुझे चाहिए। यहाँ पे कोई आपके इर्द गिर्द कोई दुकान है, वहां पे वो 7-Eleven स्टोर होते हैं, सारी रात खोले रहते हैं। कहता है यहाँ कोई ज्यादा ही अमरीकी है। मैं कहा क्या चाहिए? तो कहता मुझे ये 3, 4, 5, 6 चीजें दी। मैंने कहा रुक जा। मैंने लिखा, ऐप खोला, उसमें डाला, वो 4 मिनट के बाद घंटी बजी, वो ले आया। कहता दीपक कमाल होगी, ये दुकान कहाँ है? मैंने कहा रेडी लेके घर के बाहर खड़ा हुआ है, वो भी अपनी रात के 3 बजे। मुझे कहता है ये अमेरिका में कभी नहीं होता। मैंने कहा देख ले, तुम लोग बहुत पीछे रह गए, हम तो डिजिटल सुपर पावर है। यस सर, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। 6,600 ट्रांजैक्शन प्रति सेकंड, मजाक है ये? आजकल तो हमारे घर में 2 घंटे के लिए मैडम आती है काम करने के लिए, ऐसा भाई, बिकॉज हम लोग बिल्कुल सिंपल भोजन करते हैं। तो मैं बाजरा की रोटी लेता हूँ, रागी, मक्की, जोवर, बाकी चीज़ें नहीं खाता, अनाज वगैरह। वो बना के चली जाती है, एक सब्जी बनाती है, एक दाल बनाती है। तो मुझे कहती है मेरा फ़ोन टूट गया। तो मैंने कहा वहाँ दुकान है, जाइए, मैं किसी को भेज देता हूँ, खरीद। कहती नहीं, अमेजन से ऑर्डर। अनपढ़ है बिल्कुल, नेवर बीन टू स्कूल। कहती अमेजन से मंगवा। मैंने कहा अमेजन क्या है? मेरी वाइफ कहती है अमेजॉन बोल रही है। मैंने कहा मंगवा दे। तो कौन सा चाहिए? वो उंगली से जो हिलता है। शी वॉन्ट्स अ स्मार्टफोन। अब बताइए ये। और हमारे बच्चे, अरे तौबा, मालूम है 7, 8, 9 साल की, नहीं ये वाला नहीं चाहिए, इसका नया मॉडल आ रहा है। आपने तो देखा बच्चे है, बहुत स्मार्ट। बहुत स्मार्ट है। अब पीएम साहब ने एक बार कहीं जिक्र किया था कि बच्चा जब हमारा पैदा होता है, दूर की बोतल नहीं चाहिए, पहले बोला स्मार्टफोन लाओ मेरा। सर, चीन हमारे लिए हमेशा चिंता का विषय रहा है रहेगा। और रहेगा, जैसा आप कह भी रहे हैं। हमारा बेस्ट फ्रेंड है रूस, और लेकिन रूस और चीन भाई हैं वैचारिक तौर पर। ना, समय आने पर रूस चुप हो जाएगा नहीं, मैं बता या देता हूँ। कहीं खड़ा हो जाएगा। 10-12 साल पहले एक इंटरनेट फिल्म आई थी, बहुत पॉपुलर हुई थी, रूसी भाषा में जो मैं बोलता हूँ, रशिया बिट्रेड, रशिया के साथ धोखा किया है। और उसमें उसने कहा था चीन सबसे बड़ा धोखेबाज है, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है, चीन पे कोई भरोसा नहीं कर सकता। उसमें फिल्म में ये दिखाया था साइबेरिया के इलाके में, क्योंकि चीन के पास आबादी बहुत है और जगह कम है लोगों के लिए जहां पे आप रह सकते हैं। रूस के पास आबादी कम है, जगह बहुत, सबसे बड़ा देश है। तो चीन हल्के हल्के वहां जा रहा है। यहां तक कि पुतिन साहब ने एक बार कहा था कि सब लोग काटना चाहते हैं मेरे देश को, एक बाइट लेना, जैसे आप टीवी पर बाइट नहीं करते, एक बाइट लेना चाहते हैं, लेकिन मैं उनके दांत तोड़ दूंगा। बिल्कुल सही कहा था। इतना बड़ा देश है, आबादी नहीं है। चीन और इनके भी। सर आज से 10 साल पहले तो
रूसी कहते थे क्या चाइना बेकार का देश। लेकिन मनी पावर तो चीन का इस्तेमाल कर जब रहा है। जब रशिया देख रहा था अमेरिका की तरफ, पश्चिमी देशों की तरफ, भाई कम्युनिज्म चला गया एटसेट्रा, मुझे बताओ, मुझे यूरोपियन यूनियन में शामिल करो, दोस्ती करो, नेटो में लाओ, उन्होंने कहा "ये मौका है अब और कमजोर करो रूस को"। सोवियत संघ को तो तोड़ दिया, तो फिर पुतिन सामने का फिर मैं पश्चिम की बजाय पूर्व की तरफ देखता हूँ, वहां चीन बैठा होता पैसे के साथ, पैसा लिया, वही पश्चिमी देशों का पैसा, क्योंकि आपने चीन को तो अपनी फैक्ट्री बना दिया, आपका पैसा लेके उसने रूस को और मजबूत कर दिया। और लोगों के मन में एक और चीज आती है कि आप एससीओ में भी हैं, आप ब्रिक्स में भी हैं, आप क्वाड भी चला रहे हैं जो समंदर में चीनी ताकत को रोकने के लिए एक अलायंस है। ये कैसी विदेश नीति मैं है आपको सर? बता देता हूँ, मेरे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के परदादा के परदादा चाणक्य ने एक चीज कही थी, ये सही है कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त हो सकता है, सही है। ये कहाँ है कि मेरे दोस्त का दुश्मन मेरा भी दुश्मन हो, ये तो नहीं हो। हम सबके साथ अलग अलग रिश्ते रखते हैं। अगर मेरी इन दो देशों की दुश्मनी है, तो मेरी इसके साथ दोस्ती है, तो मैं उसके साथ क्यों दुश्मनी करूं, उसके साथ भी दोस्ती करूं। ये भारत की कूटनीति की ताकत है। ब्रिक्स करेंसी नहीं चलेगी। और इसमें भारत का क्या स्टेक या स्टांस है? हमने कहा कि वी डोंट सपोर्ट इट। हम लोग तो जो समय सिस्टम चल रहा है चलने दीजिए, वो अखबारों के लिए बड़ा अच्छा है। तो फिर जैसे रूस से हम ऑयल ले रहे हैं या बाकी देशों से भी, कुछ देशों से जो हम अपना रुपए देते हैं उनकी करेंसी में exchange रूस कर- पे हमने 13 रुपए में लिया था, ढेर सारा रुपया उनका पड़ा हुआ है हमारे पास, फिर वो यहाँ पूंजी निवेश करेंगे, उधर करेंगे, इधर करेंगे, ठीक। उससे क्या होता है, हमेशा कूटनीति को आप फ्लेक्सिबल रखिए, सिचुएशन डेवलप होती है फिर आप रिएक्ट करिए। अगर आप कहें हमेशा एक ही लाइन पे जाना चाहिए, वो बेवकूफी है। रैल्फ वॉल्डो एमरसन, इनकी मैं बहुत तारीफ करता हूं, अमेरिकन दार्शनिक थे, उन्होंने कहा था कि जो देश अपनी कूटनीति को एक ही लाइन पे चलाता है वो बेवकूफ है। स्थिति बदलती है, आपकी पॉलिसी भी बदलेगी। मतलब कुछ भी फिक्स नहीं है, वो होना ही नहीं चाहिए। होना ही नहीं चाहिए। जैसे स्थिति बदली, आप अपने पॉलिसी को एडजस्ट करिए। सर ये जो मिडिल ईस्ट का सिचुएशन है रोज इवॉल्व हो रहा है, मिडिल ईस्ट का सिचुएशन जो है रोज बदल रहा है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? और इजराइल कहाँ जाकर रुकेगा? क्या इजराइल अपना ईरान बल को- बढ़ा कर लेगा? ईरान की मुल्ला रेजीम को खत्म करना है, और दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है। और इजराइल का क्षेत्रफल बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर इजराइल का वो तो सत्ता। छोटा सा देश है, लेबनान का हिस्सा, लेकिन मिडिल ईस्ट का नक्शा रीड्रॉ हो जाएगा। सीरिया का जमीन वो ले लेगा, लेबनान की ले लिया, शायद इजिप्ट का कोई हिस्सा ले ले। इजराइल चौकीदार है ना पश्चिमी देशों का। तेल तो वो बनाते हैं, लेकिन तेल के ऊपर निगरानी कौन रखता है? सर यहाँ जैसे कुछ नेताओं के नाम बोलूंगा आपको, बिल्कुल आप अपना भाव बता दीजिएगा जो आपको लगता है या आप जैसे सोचते हैं। ठीक है। जैसे पहला सवाल है कि नरेंद्र मोदी ग्लोबल आउटस्टैंडिंग, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नेता, दुनिया का ये अमेरिकन कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट पिछले 3 साल से उसको दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता मानती है। राहुल गांधी, नाम नहीं सुना। एस जयशंकर, आउटस्टैंडिंग, द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री भारत के इतिहास में। अमित शाह, आउटस्टैंडिंग होम मिनिस्टर, अरविंद केजरीवाल, नाम नहीं सुना। योगी आदित्यनाथ, ब्रिलियंट, एक ऐसा व्यक्ति जिसके सामने एक ही लक्ष्य है, किस तरह से उसके प्रांत, उसके प्रदेश और भारत को और मजबूत किया जाए। ममता बनर्जी, नाम सुना है, कौन है? चुनाव है सर बंगाल में। अच्छा, मुबारक हो। बंगाल के लोग फैसला करेंगे, मैं कौन होता हूं कुछ कहने वाला। पाकिस्तान सर, कहां पे है वो? जिहादिस्तान, और नाम सुना। बेवकूफों का देश है। यूनाइटेड नेशन का कोई मतलब है? वो जो 80 साल पुरानी बुढ़िया न्यूयॉर्क में है, वो तो सो गई है ना। शी जिनपिंग, पिंग पोंग, वो शी नहीं है, ही है, मर्द है, और आपको शी कहते रहते हैं। वो पागल है, अब कोई उसकी बात तो सुनता नहीं। पिछले कई दिनों से खबरें जो आ रही हैं, उसको तो हाउस अरेस्ट में रखा हुआ है, यहाँ कोमा में है।
चाइनीज इकोनॉमी कमजोर है इस समय, डगमगा रही है। राहुल गांधी की कूटनीतिक समझ पे क्या कहेंगे? जवाब दे दिया भाई। नेतन्याहू के बारे में क्या ख्याल है? आउटस्टैंडिंग लीडर, पूरी तरह से कमिटेड है। जो उसकी पर्सनल डिफिकल्टी है उसमें मुझे उससे वही लेना देना नहीं है, लेकिन अपने देश के लिए सब कुछ करेगा। व्लादिमीर पुतिन आउटस्टैंडिंग, यही जानता है कि सोवियत संघ टूटा था, उसने कहा था कि नहीं टूटना चाहिए था। अब रूस के पीछे पड़े हुए कि बहुत बड़ा देश है और 15 करोड़ की आबादी है, वो रूस को बरकरार रखेगा। डोनाल्ड ट्रंप सर्कस में कोई नौकरी खाली है? लोग कहते हैं आप ट्रंप के फैन हैं, आप ऐसे कह रहे हैं। मैंने ये पूछा है सर्कस में कोई नौकरी खाली है, मैं ये नहीं बोला डोनाल्ड ट्रंप के लिए या मेरे लिए। शहबाज शरीफ वो बदमाश जो है, शहबाज शरीफ सर वो बदमाश अपने आप को शरीफ कहता है। चलिए ठीक है। सर आप चूंकि दूरदर्शन पर लंबे समय तक एंकर भी रहे हैं और एक एरा रहा है जहां लोग आपको देखते रहे हैं। दूसरा बॉलीवुड से भी जो दर्शक नहीं जानते हैं वो समझिए सर ने कुछ फिल्मों में काम भी किया है। अब और एक छोड़ दौर दीजिए ना, में- दोनों की दोनों सुपर फ्लॉप हो गई थी। ये मैं बात कर रहा हूँ एक सब 72 की, एक 71 दौर में सर का रुझान था बॉलीवुड की तरफ, बाद में आईएफएस सर्विसेज की तरफ सर चले गए। सर आपके दौर में वहीदा रहमान या मधुबाला? दोनों। आ, फिर सबसे उस समय की अगर आप बॉलीवुड में देखें किसी अभिनेत्री को जिसको आप कहेंगे ग्लोबल एम्बेसडर उस दौर की? याद नहीं क्या, बुढ़ा हो गया हो ना। जिन्नत अमान वो बड़ी पॉपुलर थी, पूरी दुनिया में उसकी बहुत पॉपुलर थी, वो जी बहुत पॉपुलर थी। बहुत पॉपुलर। हाँ, डांस वांस बहुत अच्छा करती थी। हेलन की हेलन आइटम भी नंबर- बहुत पॉपुलर, बहुत अच्छा नाचती थी। मुझे उसकी फिल्में बहुत देखी थी, बहुत मजा आता। उस समय ₹1.25 की टिकट होती थी, हम लोग जाके बैठ जाते थे, बहुत मजा करते थे। डिम्पल कपाड़िया वो भी बहुत लोकप्रिय थी। उन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी, बॉबी। वो नहीं थी उनकी फिल्म? हाँ, उन्हीं की थी। याद। आपको याद भी बॉबी ही है, ठीक है। मीना कुमारी सर? वो तो रोती रहती थी सारा वक्त फिल्मों में, है ना। हाँ, हाँ। ऐसे लोग नहीं पसंद। जब लंबी यात्रा पे दीपक वोरा जी जाते हैं तो मोहम्मद रफी सुनते हैं, किशोर कुमार सुनते हैं? दोनों को। दोनों। लता मंगेशकर जी का कोई गाना याद हो आपको? बहुत सारे गाने हैं सब मेरे मन में घूम रहे हैं, सब तो अभी तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन अच्छे लगते थे डुएट्स जब वो गाती थी, और खुशी के गाने मुझे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, शाम का माहौल हो और मतलब शाम अगर रंगीन है और बढ़िया लोग बैठे हैं तो जगजीत सिंह या जयशंकर की स्पीच? माहौल में लोग बैठे हों तो फिर अगर उनका डिपेंड करता है क्या पी रहे हैं। अगर कोका कोला पी रहे हैं तो कहूँगा जयशंकर की स्पीच सुनो, कुछ और पी रहे हैं उसी रंग का तो कहूँगा फिर दूसरी चीज करिए। सर कोई ऐसा किस्सा जब आप अलग अलग देशों में थे तो जो आपको लगता है कि बताना चाहिए? दूसरा ये चूंकि आपका खुद बॉलीवुड से भी नाता रहा है, दुनिया भर में आप घूमे हैं, तो जो बॉलीवुड की हीरोइनें थी क्या ऐसा कुछ पोलैंड में कोई? पूरी दुनिया में बॉलीवुड की अपना स्थान है, लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत से लोग जाना चाहते हैं, फिल्में देखना चाहते हैं। एक देश के राष्ट्रपति जहां मैं राजदूत था, जब भी छुट्टी आता था कहते भाई लायो कि नहीं लायो, का नहीं मतलब नई डीवीडी लायो उस फिल्म की। तो कई भाषाओं में होती थी, अंग्रेजी भाषा में जिसका ट्रांसलेशन होता था। मैं इतना बताऊंगा कि मेरे अपने करियर में एक हादसा हुआ है सूडान में। हमारे 5-6 ऑयल वर्कर्स, यंग बॉयज, हमारी राष्ट्रीय तेल कंपनी वहां थी, तो उनके जो सब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं 5 बच्चे थे, उनको अपहरण कर लिया किसी ग्रुप ने। तो मैंने उस ग्रुप को कहा था कि भाई तुम मुझे ले लो, मुझे कैद में ले लो, इन बच्चों को छोड़ दो। मेरी तो उम्र उस समय 55 साल की हो गई थी। मैंने कहा मेरे को कितना जीना है, ये बच्चे हैं 25-30 साल के, छोड़ दो। तो वो नहीं माने, लेकिन वहाँ की अखबारों ने और टीवी चैनल ने कहा देखो जी भारत के राजदूत ने अपने आप को ऑफर कर दिया। तो वो दिल्ली बड़ी नाराज होगी मेरा मंत्रालय मुझसे कि ये क्या कर दिया, अगर आपको वो बंदी बना लेते तो बवाल हो जाता। तो मैंने कहा अच्छा यार गलती कर दी है, तो अगर आप सोचो गलती है तो फिर दोबारा नहीं करूँगा, अगली बार ऐसी कोई स्थिति होगी तो मैं नहीं करूँगा। तो मेरे एक मित्र ने फिर एक मैसेज भेजा दिल्ली से, बड़े अच्छे दोस्त थे मेरे,
मंत्रालय में, कहने लगे दीपक देख, तू सारे कानून तोड़ता है, मुझे मालूम है, वो कानून तो हमने अभी तक लिखे भी नहीं है जिनको तू तोड़ता है, तू वही करता है जो तेरे मन में होता है। मैंने कहा टाइगर इसीलिए तो फिर कहते देख अब मैं तेरे को नहीं बचाऊंगा, अब तूफान आ रहा है दिल्ली से, तू अपने आप को बचा, तूफान आ रहा है। तो मैंने एक लाइन का जवाब दिया, मैंने कहा टाइगर मैं ही तो तूफान हूं। वही करूंगा जो मेरा दिल कहता है देश के हक में है। कानून गए आपके अमृतसर। आपके जितने भी मैं इंटरव्यूज करता हूँ डीएनपी इंडिया के लिए, उन पर लोग तरह तरह के कमेंट्स करते हैं। ये भी कहते होंगे बदमाश है। अरे सुनिए, अच्छे कमेंट्स हैं अच्छा, और लोग तारीफ करते हैं। तो एक ने कहा है कि दीपक सर आप इतने देशों में भारत की का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, क्या कभी विदेशी महिला ने आपको प्रपोज किया है? देखो मेरी पत्नी ये प्रोग्राम देख रही होगी, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मतलब किया है? अच्छा, नीदर कंफर्म नॉट डिनाइड। ये एक कोई पामेला जी हैं, पामेला मुखर्जी, मेरे ख्याल से बंगाल की लगती हैं, कह रही हैं दीपक सर आई लव यू, मैं आपको दूरदर्शन के जमाने से देख रही हूं। मैडम थैंक यू वेरी मच, क्या कहूंगा। अब देखिए मेरी एक ही पत्नी है, 49 ईयर्स, 49 साल हो चुके हैं, 75 साल की मेरी उम्र है। बट सर्टनली थैंक यू वेरी मच जो आपने कहा है। गुड लक। ये क्या चक्कर है सर, आपको लोग अभी भी आई लव यू कह रहे हैं, ये लोगों को मिलता नहीं है। मैडम अपना मोबाइल नंबर भेज देना, यहाँ पर बात करेंगे हम। दीपक सर आप बार बार ये क्यों कहते हैं कि मैं 75 साल का हूं और पता नहीं कब क्या हो जाएगा, आप अभी भी इतने सुंदर और हैंडसम हैं, कौन सी क्रीम लगाते हैं? सच्चाई की क्रीम, दोस्ती की क्रीम, देशभक्ति की क्रीम, देश प्रेम की क्रीम। मैं 75 साल का 14 मई को हो जाऊंगा, ये भी बता देता हूं। मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट भी है, मुझे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं, अपनी उम्र पर मुझे गर्व है। लोग अपनी उम्र छुपाते हैं, बाल काले करते हैं, पीले करते हैं, नीले करते हैं। मैं जैसे आया था और जैसा कुदरत ने मुझे आगे बढ़ाया मैं वैसा ही, बदलूंगा नहीं। ये कहता है दीपक सर आप चाइना को नाश्ते में कब खाओगे? वो वैसे तो नूडल्स तो मैं कभी कभी खा लेता हूँ, चीन को ना भी खाऊं तो उनके क्या वो क्या देश को उसको बोलते हैं, चॉप सुई, वो तो मैं खा लूंगा 100%। एक कह रहा कि दीपक सर आप हर आदमी का नाम क्यों बदल देते हैं, जैसे टिंगटोंग टिंगटोंग, मतलब आप जो सब किसी को देखिए मैं बूढ़ा हो गया, मुझे नाम कहाँ याद रहेंगे, तो जो मेरे मन में आता है थोड़ा मिलता जुलता वैसे मैं याद कर लेता। अब पिंग पोंग, पिंग क्या नाम क्या उसका आपने बोले थे, पिंग टिंग, शी जिनपिंग। हाँ वही जिंग जिंग या लिंग लिंग जो भी है, तो क्या फर्क पड़ा, आप तो समझ जाते हैं किसकी बात कर रहा हूं मैं। अब बदमाश शरीफ मैंने कहा, आपको तो पता है कौन है। दीपक सर आज के दौर में आपको सबसे अच्छी हीरोइन कौन सी लगती है? मेरी पत्नी। क्या आप डर रहे हैं सर? सॉरी, क्या आपको डर लग रहा है नाम लेने में? अब हाँ, आप नाम बताते जाइए, मैं सबको यस एक यस, हीरोइन। आप बताइए ना, मैं सबको यस करूंगा, सभी बहुत अच्छे हैं। दीपक सर मैं क्या है, हाँ दीपक सर मैकडी एक बर्गर वाली कंपनी है, आप डोनाल्ड ट्रंप को मैकडोनाल्ड ट्रंप क्यों बोलते हो? नाम क्या है उसका, धंधे वाला है ना, कहता है मैं बिजनेसमैन हूँ। मैकडोनल्ड्स उसकी नहीं है। नहीं, वो कह रहा है कि सर पूछने वाले ने ये पूछा है कि मैकडी बर्गर बनाती है, आप अच्छा ट्रंप के नाम के आगे मैकडी क्यों लगाते हो? तो मैकडोनल्ड, सॉरी डोनाल्ड ट्रंप वो बर्गर खाता है क्या? जो वो पता नहीं मुझे क्या करता है। अभी कह दिया होगा मैंने कभी मैकडोनल्ड, और डोनाल्ड साहब अगर सुन रहे हो तो नाराज मत होना यार, टाइगर आप बहुत टॉप के आदमी हैं। सर अशोक केवट है, अशोक केवट ये लिखते हैं आई लव यू सर और 2 दिल बनाया हो उन्होंने। आई लव यू टू, मिलिएगा मत कभी, बस लव दूर से रखिएगा। भारत के वो बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, एस्पिरेंट्स हैं, आप कई बार मॉक इंटरव्यूज करते हैं, अपने कान और आंखें खुली रखिए, खुद देखिए, खुद समझने की कोशिश, एनालाइज करिए, किसी दूसरे के कहने पर मत जाइएगा। भाई इतना ही हमेशा हमेशा याद रखिए कि बहुत पुरानी सभ्यताएं थी, यूनान की थी, मिस्र की थी, रोमा की थी, सब मिट गए जहां से, अभी तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, क्योंकि
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये हमेशा याद रखिए। कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट। दुखी आत्मा मत बनिए, सुखी आत्मा बनिए। जो हमारी कमजोरियां हैं देखिए, उनको हटाने की कोशिश करिए। फाइनली यही कहूंगा बेटा, अगर आप लोग सिविल सर्विस में जा रहे हो, अभी 1-2 दिन पहले तो सिविल सर्विस डे था। सरदार पटेल ने 21 अप्रैल 1947 को पहले बैच को एड्रेस किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि अभी सेवा में आ गए हो, रोब डालने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए। सिविल सर्विस आपको सर्विस करनी है। इतना ही मैं ये कहूंगा कि आप एक बात पूरी तरह से अपने आप को बता दीजिएगा कि भारत को जैसा आपने पाया था उससे बेहतर छोड़ के जाइएगा। कांस्टेंट इंप्रूवमेंट। आलोचना करना बड़ा आसान है। ये मत पूछिए, ये मेरी राय है, एक बुजुर्ग की राय है आपके लिए। ये मत पूछिए कि भारत ने मेरे लिए क्या किया है, ये पूछे कि मैंने भारत के लिए क्या किया है। सर आपका ऑरा ऐसा है और आप जिस तरह से बोलते हैं, जो स्टोरी टेलिंग है आपकी और जैसे आप कहानी बताते हैं, मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को एक तो जिस तरह से आपने इस उम्र में भी खुद को रखा हुआ है, बोल्ड कैसे रहें, स्वस्थ कैसे रहें और थोड़े से हो सके तो ब्यूटी टिप्स भी दे दीजिए। मेरे देश, मेरी माँ भारत में 650 गांव और शहर, 6.5 लाख, समझ हाँ। 6.5 लाख गांव और शहर और 1 करोड़ ब्यूटी पार्लर। वहां चले जाइएगा, वो ब्यूटीफुल आपको बना देगी। दूसरा बेटा, खुश रहो, कीप योरसेल्फ हेल्दी, खाने पे परहेज करो, बाकी नशीली पदार्थों से दूर रहो, अपने आप को हेल्दी रखिएगा। उसमें आप देखेंगे कि आपकी सेहत अपने आप ठीक हो जाए। बस खुश रहिए। हैप्पीनेस इज द बेसिस ऑफ हेल्थ। अगर खुश नहीं रहेंगे फिर आप कभी भी हेल्दी नहीं रहेंगे। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके ललित सर, थैंक यू सर। और फिर बुलाइएगा, नहीं भी बुलाएंगे तो भी आऊंगा। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा जरूर हमें मैसेज करिएगा। और दीपक सर की खूबसूरती के बारे में और कुछ जानना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगली बार फिर से सर से। बिल्कुल, और फिर मैं अगली बार तो मेकअप करके आऊंगा, फिर देखिएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। बाय द वे, जो 2 बॉलीवुड फिल्मों की हम बात कर रहे थे, काम किया था, दूसरी वाली तो उसने वैसी छोड़ दी थी। कहता इस गधे को एक्टिंग कहाँ से आती है, क्यों पकड़ ला इसको। मैं साइड हीरो था। अब वो लाइटें वाइटें देख के, वो खूबसूरत मैडम को देख के मेरा भी भेजा फ्राई हो गया था। नौजवान था, डायलॉग भूल गया, तो बाहर निकालो इसको। तो होता रहता है बचपन में। लेकिन जहां आप, मैं वहां शायद नहीं हूं जहां मैं होना चाहता था, मैं वहीं हूं जहां मुझे होना चाहिए। क्या बात। उससे बड़ी चीज को। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद बेटा, वंदे मातरम।